हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि बता रहा था कि मैं भी सारी मानव स्टोरी की तरह यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट होकर पहुंचा हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर जेलर का काम करता हूँ और आज भी मैं बाकी नॉर्मल दिनों की तरह जेल के अंदर डीमन को चेक करने के लिए आया हूँ। लेकिन इस बार जो डीमन यहाँ पे कैद हुई है वो एक कॉप्स चार्मर है और तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, लू फेंग प्लीज मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और क्योंकि वो डीमन एक कॉप्स चार्मर होती है इसीलिए उसकी वॉइस के अंदर मैजिकल पावर होती है और उसकी वॉइस को सुनते लू फेंग के मन का ठरकपना जाग जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ है इसीलिए उसने ऑलरेडी अपने एडवांस एरा के अंदर सारी चीजें देख रखी है। उसके लिए ये कॉप्स चार्मर सिर्फ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी तरह है जिसने अपने फेस के ऊपर ब्यूटी फिल्टर लगा रखा है। लू फेंग सोच रहा था हालांकि मैं इसके स्पेल के अंदर आ चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत इजीली रेजिस्ट कर सकता हूँ और साथ ही में अगर मैंने गलती से भी ये सेल खोल दिया तो वो मेरा सारा खून पी जाएगी। मेरे डीमन कास्टिंग ब्यूरो के बहुत सारे कलीग ऑलरेडी इसके हाथों से मारे जा चुके हैं और लू फेंग का मानना था कि वो ये सेम चीज दोहरा के बिल्कुल भी यहाँ पे मरने वाला नहीं है। लू फेंग उस डीमन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें आखिर लगा भी कैसे कि तुम मुझे अपने ट्रिक के अंदर फंसा सकती हो। मैं तुम्हें पहली नजर के अंदर देखते हुए बोल सकता कि तुम एक डीमन हो। और ये बोल के लू फेंग वहां जाने लगता है और क्योंकि वो कॉप्स चार्मर देखते कि लू फेंग वहां जा रहा है इसीलिए वो अपने सबसे पावरफुल ट्रिक को यूज करने का डिसाइड करती है। वो वहां से खड़ी होते हुए एक बहुत ही सुंदर सी लड़की में चेंज हो जाती है और उसके बाद वो लू फेंग को बोलते कि फटाफट से इस सेल को खोलो। और लू फेंग को ये फील हो रहा था कि अब उसकी वॉइस को रेजिस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लू फेंग को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कॉप्स चार्मर इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है और लू फेंग सोच रहा था अगर मैं ऐसे पीछे नहीं मुड़ा तो ये काफी ज्यादा शर्म की बात होगी क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की के अंदर चेंज हो चुकी है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे पीछे देखना चाहिए नहीं। उसको एक बहुत ही तेज हंटर की आवाज सुनाई देती है और हम देखते वो जो कॉप्स चार्मर होती है वो जमीन के ऊपर एक हंटर को मार रही होती है और लू फेंग से पूछती है मुझे बता आखिर मैं कैसी लग रही हूँ। ये सब देख के लू फेंग काफी परेशान हो गया होता है, सोच रहा होता है कि आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं पीछे देखूं या नहीं। उसे ये बात तो पता है कि वो एक डीमन है इसीलिए उसको बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना चाहिए क्योंकि अगर उसने पीछे की तरफ देख लिया तो वो उसके ट्रैप के अंदर फंस जाएगा। लेकिन मैं उसके पैरों की तरफ देख पा रहा हूँ तो वो देखने के बाद मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर लू फेंग खुद को ही कन्विंस करने लगता है और बोलता है मुझे नहीं लगता सिर्फ एक बार उसको देखने से कुछ भी बिगड़ने वाला है। और वैसे भी ये डीमन कास्टिंग ब्यूरो है, यहाँ पे बहुत सारी प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन और सील्स लगी हुई है तो मैं जब तक यहाँ पे सेल को ओपन नहीं करूंगा तब तक मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। और वैसे भी बाहर बहुत पावरफुल गार्ड है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ होता भी है तो वो मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब लू फेंग पीछे की तरफ देखता है तो वो उसकी ब्यूटी को देख के बिल्कुल बावड़ा हो जाता है और वो इस हद तक डीमन की ब्यूटी के कंट्रोल के अंदर आ जाता है कि वो उस सेल को खोल के उसके अंदर एंटर कर जाता है। और जब कॉप्स चार्मर देखते कि लू फेंग अंदर एंटर कर चुका है तो वो अपनी एक्टिंग वहीं पे बंद कर देती है। वो अपना डीमन वाला नेचर वापस से दिखाती है और लू फेंग के ऊपर अटैक कर देती है और वो लू फेंग के गर्दन के ऊपर काफी जोर से काटती है। लेकिन लू फेंग के गर्दन पे काटते ही उसके दांत लगभग टूटने के कगार पे आ जाते हैं। उसको वहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे कि उसने किसी पत्थर को काटा हो। तभी हम देखते हैं लू फेंग के सामने सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है। वो सिस्टम बताता है कि होस्ट के ऊपर डीमन ने अटैक किया है और ये सिस्टम किसी भी डीमन के अटैक करने पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। और आपके ऊपर जिस डीमन ने अटैक किया उसका नाम है कॉप्स चार्मर, इसीलिए आपके डिफेंस के अंदर 1 पॉइंट इंक्रीज होता है। और सिस्टम की आवाज सुनकर लू फेंग वापस से होस्ट के अंदर आता है और बोलता है आखिर आवाज आ कहां से रही है। लेकिन जब वो पीछे की तरफ घूमता है और देखता है कि कॉप्स चार्मर फ्री हो चुकी है वो बोलता है कि ये डीमन सेल से बाहर निकल चुकी है, मुझे कोई बचाओ नहीं तो ये पक्का मुझे मार देगी। लेकिन जो कॉप्स चार्मर थी उसने डिसाइड किया कि वो उसको इतनी इजीली नहीं जाने देगी। तभी वो काफी स्पीड से जुंगू के ऊपर जंप करती है और उसकी गर्दन में वापस से बाइट करती है। लेकिन कॉप्स चार्मर के बाइट करने के बाद भी लू फेंग को कुछ भी फील नहीं हो रहा होता और तभी उसके पास वापस से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर वापस से कॉप्स चार्मर ने अटैक किया है और आपके डिफेंस के अंदर 1 पॉइंट इंक्रीज किया जाता है। और सिस्टम की आवाज सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने तो पहले वही सुनी थी, वो कोई इल्यूजन नहीं थी, यहाँ पे सच में एक सिस्टम प्रेजेंट है। और तभी लू फेंग पूछता है कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सिस्टम बोलता है जैसे कोई डीमन होस्ट के ऊपर अटैक करेगा तो ये सिस्टम और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और इस सिस्टम का काम बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डीमन होस्ट को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तक कि डीमन जब अटैक करेगा तब वो होस्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। और सिस्टम की बात सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। लू फेंग बोलता है अभी सिस्टम की हेल्प से मैं यहाँ पे कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे किसी भी डीमन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन इससे पहले लू फेंग अपनी खुशी मना पाता वो कॉप्स चार्मर वापस उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन इस टाइम लू फेंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और उसको काफी ज्यादा थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डरा दिया, चलो फटाफट से वापस उस सुंदर सी लड़की के अंदर चेंज हो जाओ। और ये बात सुन के उस कॉप्स चार्मर डीमन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब उसे ये बात समझ में आती तो वो काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो बोलते कि तुम ह्यूमन कहीं की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या करती हूँ। और तभी हम देखते हैं कॉप्स चार्मर लू फेंग के ऊपर अटैक करके उसको जमीन में गिरा देती है। सिस्टम लू फेंग को बताता है कि आपके डिफेंस को 2 पॉइंट इंक्रीज कर दिया गया है और लू फेंग ग्राउंड के ऊपर लेटे लेटे सिस्टम के अलर्ट को चेक कर रहा होता है और बोलता है लगता है कॉप्स चार्मर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और अगर मैं यहाँ पे इसको और ज्यादा प्रोवोक करता हूँ तो मेरा डिफेंस और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। और लू फेंग डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे भड़की हुई कॉप्स चार्मर को और ज्यादा आग लगाएगा। लू फेंग बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पे खा नहीं पा
पा रही, लेकिन अगर तुम यहाँ पे मेहनत नहीं करोगी तो तुम तो भूखी मर जाओगी। और लू फेंग की बातों से कॉल शामा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और अपने बरसात मोड के अंदर चली गई होती है। लू फेंग के ऊपर काफी सारे जोरदार अटैक करती है, लेकिन लू फेंग वहाँ पे शांति से बैठा होता है और उसके कानों के अंदर लगातार सिस्टम के अलर्ट आ रहे होते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि आपका डिफेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है। कुछ टाइम बाद लू फेंग वहाँ पे बैठे बैठे काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो वहीं पे जमीन के ऊपर लेट जाता है। हम देखते हैं कॉफ चमन लगातार उसके ऊपर किक मार रही होती है। लू फेंग बोलता है कॉफ चमन मुझे थोड़ा और जोर से मारो, मैं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बैठ रहा हूँ, इसीलिए मेरे कमर के अंदर काफी ज्यादा दर्द हो चुका है, तो मुझे लगता है ये बैक मसाज के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, तो तुम बिल्कुल भी आलस मत दिखाना। और कॉफ चमन मेरी ये बात ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ पे अपने सारे एफर्ट नहीं लगाए तो मैं तुमको बाद में हंटर से मारूंगा। और सिस्टम बताता है कि लू फेंग का डिफेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, वहीं जो कॉफ चमन उसको डैमेज दे रही है वो काफी ज्यादा कम है, तो इसीलिए डिफेंस के साथ साथ में लू फेंग के स्किल पॉइंट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और जब लू फेंग देखते हैं कि कॉफ चमन काफी कम डैमेज पहुंचा रही है तो वो उसको एक थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम बिल्कुल यूजलेस हो। और उसके बाद लू फेंग वापस से लेट जाता है ताकि कॉफ चमन वापस उसके पैरों का मसाज कर सके। और कॉफ चमन जो कि एक डीमन थी उसको आज से पहले कभी भी इतना ह्यूमिलेट नहीं किया गया था, इसीलिए कॉफ चमन काफी गुस्से में आके लू फेंग को पंचेस मारने लगती है, लेकिन वो सारे पंचेस उसके लिए किसी काम के नहीं आते क्योंकि उससे लू फेंग का डिफेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तभी सिस्टम जुंगो बताता कि आप अपनी लिमिट पे पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ पे 2 टैलेंट मिलते हैं जिसका नाम है कॉपर स्किन और आयरन बोन। और ये सुनने के बाद लू फेंग बोलता लगता है तुम बिल्कुल भी काम की नहीं रही, चलो फटाफट से वापस एक सुंदर सी लड़की के अंदर चेंज हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला। और ये बात सुनने के बाद कॉफ चमक काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाती लू फेंग उसका फेस पकड़ लेता है और बोलता आखिर तुमने अभी तक खुद को चेंज क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी बातों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, और अब क्योंकि तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही हो इसीलिए आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और तभी लू फेंग कॉफ चामा को जमीन में फेंक देता है और सोचता कि अब बारी आ चुकी मेरे नए टैलेंट को चेक करने की, जिसका नाम है कॉपर स्किन और आयरन बोन। और तभी लू फेंग कॉफ चामा को मारना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए कॉफ चामा लू फेंग के प्रेशर के अंदर वापस से उस लड़की के अंदर चेंज हो जाती है, लेकिन लू फेंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो बोलता है क्योंकि अब तुम मेरा डिफेंस नहीं बढ़ा सकती, इसीलिए चलो फटाफट से मेरे लिए डांस करो। और तभी कॉफ चामा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देती है। बीच बीच में लू फेंग कॉफ चामा को नए नए स्टेप सिखा रहा होता है और कुछ घंटे डांस करने के बाद कॉफ चामा थके वहाँ पे गिर जाती है। और उसके बाद लू फेंग उस सेल से बाहर निकल जाता है और बोलता है मैंने तो तुम्हें यहाँ पे डांस पोज सिखाया वो तुम बिल्कुल भी मत भूलना, चलो फटाफट से इन सारे स्टेप को वापस से प्रैक्टिस करो क्योंकि मैं तुम्हें चेक करने के लिए वापस आऊंगा। और ये सब करने के बाद लू फेंग डिसाइड करता है कि वो इस प्रिजन के बाकी के एरिया में भी जाएगा। जो डीमन कास्टिंग प्रिजन है वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर लो लेवल का डीमन और एविल स्पिरिट है, वहीं जो सेकंड लेयर है उसके अंदर मिड लेवल का डीमन और स्पिरिट है और वहाँ पे सिर्फ येलो रैंक के डीमन सॉर्सर को जाने की इजाजत है। और वहीं जो थर्ड लेयर है उसके अंदर हाई लेवल के डीमन और स्पिरिट रहते हैं और वहाँ सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस रैंक या फिर उससे हाई रैंक के लोग जा सकते हैं। डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर जाने के लिए आपको एक टोकन की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे सिर्फ येलो रैंक का डीमन सॉर्सरर एक ऑफिशियल बन पाता है, लेकिन लू फेंग जो कि एक नॉर्मल वर्कर है उसको सिर्फ फर्स्ट लेयर के अंदर आने की इजाजत है। लेकिन इससे पहले लू फेंग किसी और सेल को खोल पाता, वहाँ पे गार्ड आके बोलता है कि शिफ्ट चेंज होने का टाइम आ चुका है। ये बात सुनकर लू फेंग काफी खुश होता है, वहाँ से भाग जाता है। और वहीं लू फेंग जब कपड़े चेंज कर रहा था तो सिस्टम से पूछता है क्या यहाँ पे मुझे सेल्फ ट्रेनिंग करने से कोई फायदा मिलेगा या फिर सिर्फ डीमन के अटैक मेरे लिए काम आएंगे। लेकिन सिस्टम लू फेंग को सिर्फ 3 डॉट दिखाता है जिसे देख के लू फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। लू फेंग वहाँ जाते हुए बोलता है लेकिन दूसरों के ऊपर रिलाई करने से अच्छा कि मैं यहाँ पे खुद के ऊपर रिलाई करूँ। लू फेंग डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले स्क्रिप्चुअल वर्ल्ड पेविलियन पे जाएगा ताकि वहाँ पे उसको एक अच्छी कल्टीवेशन की टेक्निक मिल सके। और स्क्रिप्चुअल वर्ल्ड पेविलियन पे आने के बाद वो अपने लिए कुछ बुक को डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ पे लू फेंग को आयरन क्लॉथ रोब नाम की टेक्निक मिलती है जो कि बिल्कुल कॉपर स्किन आयरन बोन की तरह मसल को स्ट्रेंथ करने वाली टेक्निक है। और ये जो टेक्निक है वो लू फेंग की बॉडी के साथ बिल्कुल कंपेटिबल है। लू फेंग फटाफट से उस बुक को चूज कर लेता है और रिसेप्शन के ऊपर आता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो वहाँ से फटाफट से भाग जाता है क्योंकि वो ट्रेनिंग रूम के अंदर जाके इसके इफेक्ट को चेक करना चाहता था। लेकिन लू फेंग को ट्रेनिंग करते हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था तभी वो अपनी आंखें खोलता है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आयरन क्लॉथ रोब के अंदर उसकी कल्टीवेशन इतनी फास्ट बढ़ेगी और जिस चीज को लोगों को सीखने में 10-10 साल लग जाते हैं उसको लू फेंग ने सिर्फ एक ही दिन के अंदर मास्टर कर लिया। और अब आयरन क्लॉथ रोब टेक्निक को मास्टर करने के बाद लू फेंग काफी इजीली कॉपर स्किन आयरन बोन को भी यूज कर पा रहा है। और अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद लू फेंग वापस अपनी शिफ्ट के अंदर आता है। लू फेंग को देख के उसका कलीग ज़ैंग ज़ैंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो बोलता है लू फेंग आखिर तुम आज इतने एक्टिव कैसे हो क्योंकि तुम हमेशा अपनी शिफ्ट पे आधा घंटा लेट आते हो। लू फेंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने अपने दिल को चेंज कर लिया है, मैंने आपसे सोचा है कि मैं आपसे हार्ड वर्क करने वाला हूँ, साथ ही मैं उन सारी शिफ्ट को भी कंप्लीट करूंगा जिसे तुमने मेरे लिए कवर किया है। कल से मैं रोज आधा घंटा पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और ये बात सुनकर ज़ैंग ज़ैंग बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। साथ ही में उन्हें सोच रहा होता कि लगता है आज इसने कोई गलत मेडिसिन खा ली है। लेकिन लू फेंग की ऐसी बातें सुनकर ज़ैंग ज़ैंग भी काफी खुश हो गया होता है। वो बोलता है ठीक है ब्रदर फिर मैं चलता हूँ। ज़ैंग ज़ैंग के जाने के बाद लू फेंग वापस से प्रिजन की तरफ मुड़ जाता है और हंसते हुए बोलता है कि आज मुझे आखिर कौन से डीमन को चुनना चाहिए। अभी
तभी लू फेंग एक सेल की तरफ बढ़ता है जिसके आगे बहुत सारे तलिस्मान और चेन लगी हुई होती है। साथ ही में उस सेल के अंदर से बहुत ज्यादा अजीब ऑरा आ रहा होता है। तभी लू फेंग आगे बढ़ते उस सेल को टच करता है और जैसे ही उसने उस सेल की एक छोटी सी विंडो खोली होती है उसको अपने सामने एक आंख दिखाई देती है और उस आंख को देखते ही लू फेंग एक ऐसी जगह पहुंच जाता है। वहाँ पे हर जगह फ्लावर्स और बर्ड होती है। लू फेंग वहाँ पे खड़ा होकर सन को देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से सन एक बहुत बड़ी आंख के अंदर चेंज हो जाती है और तभी अचानक से लू फेंग को काफी अजीब फील होने लगता है। वो एक ऐसी दुनिया के अंदर पहुंच गया था जहाँ पे हर जगह अंधेरा और हड्डियां होती है और उसको हर जगह से वैसी स्केलेटन ने घेर रखा होता है। तभी उसके सामने अचानक से एक 100 मीटर लंबा मॉन्स्टर आता है जो कि जस्ट उसके पास में पाँव रखता है और उसके सिर्फ पाँव रखने की वजह से लू फेंग काफी दूर जा गिरता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर लू फेंग को पकड़ने वाला होता है, सिस्टम लू फेंग को बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे एक आईडीमन ने अटैक किया है जिस वजह से आपके सोल स्ट्रेंथ के अंदर 10 पॉइंट इंक्रीज होते हैं। और ये अलर्ट सुनने के बाद लू फेंग वापस रियलिटी के अंदर आता है। लू फेंग को वहाँ पे समझ में आता है कि वो एक इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ था। तभी उस सेल के अंदर से आवाज आती है मेरे सर्वेंट फटाफट से डोर को खोलो। ये आवाज सुनकर लू फेंग काफी शॉक हो गया होता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन लू फेंग जरूर ये देखना चाहता था कि आखिर अंदर कौन सा डीमन छुपा हुआ है, तो इसीलिए वो वहाँ पे उस डीमन को शो करता है कि वो उसके कंट्रोल के अंदर है। और लू फेंग उस डोर को खोल देता है क्योंकि उसे उस आईडीमन को देखना था। और आईडीमन को जब लगता है कि उसका इल्यूजन काम कर चुका है तभी लू फेंग वहाँ पे उस डोर को बंद कर देता है। ये देख के वो आईडीमन काफी शॉक हो जाता है और बोलता है मैं अभी तक इस सेल से बाहर नहीं निकला, आगे तूने इस डोर को क्यों बंद कर दिया। तभी लू फेंग आईडीमन को देखने लगता है, अचानक से उसको पकड़ के उसकी आंख को फोड़ देता है। आईडीमन काफी जोर से चिल्लाता है और कोने में जाते हुए बोलता है आखिर तुम मेरे इल्यूजन से बाहर कैसे निकले। तभी लू फेंग बोलता देखो तुम्हारे ऊपर ब्लड लगा हुआ है, आओ मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। ये देख के आईडीमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसने अभी अभी वापस से लू फेंग के ऊपर इल्यूजन टेक्निक का यूज किया था। और फिर हमें वापस से लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वापस से इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गया होता है और वो आईडीमन वापस एक 100 मीटर का मॉन्स्टर बन गया होता है। आईडीमन अपने थ्रोन के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है ह्यूमन फटाफट से अपने घुटनों पे आ जाओ। तभी वहाँ पे काफी सारी एनर्जी से बनी हुई आंखें आती है जो कि लू फेंग के ऊपर इतना प्रेशर डालती है कि वो लगभग घुटनों पे हो गया होता है। और लू फेंग जब गिव अप करने ही वाला होता है तभी सिस्टम वापस से बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे एक आईडीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी सोल स्ट्रेंथ 10 पॉइंट से बढ़ जाती है। और इसी अलर्ट के साथ साथ लू फेंग की सोल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती आती है और सोल स्ट्रेंथ इंक्रीज होते होते अपनी लिमिट पहुंच गई होती है, जिस वजह से लू फेंग को एक नया टेक्निक मिलता है जिसका नाम होता है इल्यूजरी विजन। और जैसे लू फेंग को ये नया टेक्निक मिलता है वो इसको ट्राई करना चाहता था। लू फेंग अपना हाथ आईडीमन की तरफ करता है और अचानक से उन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। लू फेंग वहाँ पे आईडीमन के थ्रोन के ऊपर बैठ गया होता है। ये सब देख के आईडीमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। आईडीमन ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि लू फेंग उसकी टेक्निक को इतनी इजीली खत्म कर देगा। और यहाँ पे लू फेंग ने ना सिर्फ उसकी टेक्निक को खत्म किया था बल्कि उल्टा आईडीमन को इल्यूजन के अंदर फंसा दिया था। लू फेंग तभी एक चुटकी बजाता है और वापस रियलिटी के अंदर आता है। लू फेंग उस सेल के अंदर आईडीमन को उठाता है, उसको काफी जोर से फेंकता है और अचानक से ककाशी की 1000 ईयर ऑफ डेथ टेक्निक को यूज करता है। लेकिन क्योंकि आईडीमन की वजह से लू फेंग को यहाँ पे एक नई टेक्निक मिली है, इसीलिए वो यहाँ पे उसको मारता नहीं है बल्कि वो उसको बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ जा रहा हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, पर मैं बाद में तुम्हारे पास पक्का आऊंगा। ये बात सुन के आईडीमन काफी ज्यादा डर गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लू फेंग वापस स्क्रिप्चर वर्ल्ड पेविलियन के अंदर आ गया होता है। यहाँ पे लू फेंग आके इल्यूजरी विजन के बारे में पढ़ता है। इल्यूजरी विजन के यहाँ पे 2 फंक्शन है, सबसे पहले वो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है और दूसरा कि वो इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। और जो बंदा इल्यूजरी विजन के अंदर आ गया लू फेंग उसको काफी इजीली कंट्रोल कर पाएगा और उस बंदे को लू फेंग किसी भी इल्यूजन के अंदर डाल सकता है। लेकिन इल्यूजरी विजन की लिमिटेशन ये है कि सामने वाले बंदे से आई कांटेक्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें आपके जो टारगेट की सोल स्ट्रेंथ है वो आपसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके टारगेट की सोल स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा हुई तो इसका इफेक्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा या फिर इसका इफेक्ट पूरी से नलीफाई भी हो सकता है। इल्यूजरी विजन एक ऐसी टेक्निक है जो कि उसके मास्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा उसका मास्टर ग्रो करेगा उतने ज्यादा वो स्किल ग्रो करेगी। लू फेंग सोचता है जितनी उसकी सोल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो एनर्जी गैदरिंग रियलम वाले मार्शल आर्टिस्ट को बहुत इजीली हरा पाएगा। लेकिन जो बंदे इनर एनर्जी लेवल पे होंगे उनको हराना काफी मुश्किल होगा। तभी हमें वहाँ के वॉरियर्स के रियलम के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे वॉरियर्स को 5 मेजर रियलम के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है एनर्जी गैदरिंग रियलम, फिर आती है इनर एनर्जी रियलम, फिर होती है ट्रू एनर्जी रियलम और उसके बाद फियर्स एनर्जी रियलम और लास्ट में आती है इनेट रियलम जो कि ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जानी जाती है। ये जो 5 रियलम है ये बिल्कुल 5 डीमन सॉर्सरर रैंक के बरोबर ही है। डीमन सॉर्सरर के अंदर सबसे पहले आता है अप्रेंटिस डीमन सॉर्सरर, फिर आता है येलो रैंक डीमन सॉर्सरर, उसके बाद मिस्टीरियस रैंक डीमन सॉर्सरर, फिर अर्थ रैंक डीमन सॉर्सरर और लास्ट में आता है हेवन रैंक डीमन सॉर्सरर। और वहीं हर मेजर रियलम के अंदर 9 सब रियलम भी होती है और ये जो सब रियलम होते हैं 1 to 9 रैंक पे होते हैं। जैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट 9th रैंक के पीक पे पहुंच जाता है सिर्फ तभी वो नेक्स्ट रियलम के अंदर एंटर कर पाएगा। और भले लू फेंग के पास यहाँ पे कॉपर स्किन आयरन बोन है और साथ में आयरन क्लोथ रोब भी है, उसके बावजूद वो अभी तक एनर्जी गैदरिंग रियलम के 3rd लेवल पे पहुंच पाया है। और यही वजह कि वो अगर इन एनर्जी रियलम के ओपोनेंट को फेस करेगा तो उसको उससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन लू फेंग को इन सारी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं मुझे सिस्टम मिले हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है और 2 दिन में ही मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ पे मैं इनविंसिबल बन चुका हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ अगर मैं इसी तरह से ट्रेन करता रहा तो कुछ दिनों के अंदर मैं कितना पावरफुल बन जाऊंगा। और वहीं अगर मैं डीमन कैचिंग रियलम के 3 लेयर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ तो आखिर में कितना पावरफुल बन जाऊंगा। अभी लू फेंग को वहाँ पे पास के सेल से एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है। वो एल्डर लू फेंग को बोलता है फटाफट से इस तरफ आओ। लू फेंग की वॉइस सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उस सेल की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो विंडो से अंदर की तरफ देखता है उसको अंदर एक ओल्ड
मैन दिखता है। वो ओल्ड मैन बोलता है क्या तुम यहाँ पे तालिस्मान के लिए आए हो। ये सुन के लू फेंग सोचने लगता है आखिर ये कौन सा तालिस्मान की बात कर रहा है। लू फेंग देखता है कि वो ओल्ड मैन अपने चेस्ट का एक पार्ट तोड़ता है और लू फेंग को देने लगता है और अचानक से उसकी बॉडी का पार्ट लकड़ी के अंदर चेंज हो जाता है और हमें बताया था कि ये लकड़ी तालिस्मान बनाने में काफी काम आती है। लू फेंग को लगता है कि ये ओल्ड मैन उसे गिफ्ट दे रहा है, इसलिए वो विंडो के अंदर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देख के वो ओल्ड मैन काफी शॉक हो गया होता है, सोचता कि आखिर ये गार्ड कितना ज्यादा फियरलेस हो चुका है। उसको पता है अंदर सेल के अंदर एक डीमन है, फिर भी उसने अपना हाथ सेल के अंदर डाल दिया। लू फेंग जब देखता है कि वो ओल्ड मैन उसे कोई आइटम नहीं दे रहा तो वो उस ओल्ड मैन को बोलता है कि आप मुझे गिफ्ट देने वाले थे, तो आखिर आप मुझे कब तक वेट कराने वाले हैं। ये सुन के वो ओल्ड मैन हंसने लगता है, लू फेंग को लकड़ी का टुकड़ा दे देता है। जब लू फेंग देखता है कि उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आया है तो ये देख के वो काफी शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है कि इस ओल्ड मैन ने तो मुझे बोला था कि ये मुझे तालिस्मान देगा, तो आखिर ये मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा क्यों दे रहा है। और जैसे ही लू फेंग उस लकड़ी के टुकड़े को स्मेल करता है उसे पता चलता है कि इसकी खुशबू बिल्कुल उस मटेरियल की तरह है जो कि डोर के ऊपर लगे तालिस्मान के लिए यूज किया गया है। उसे वहाँ पे समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लू फेंग बोलता लगता है ओल्ड मैन एक ट्री डीमन है, उस ट्री के अंदर जो भी टुकड़े निकलते हैं वो तालिस्मान बनाने के काम आते हैं। शायद से डीमन कैचिंग ब्यूरो यहाँ से लगातार लकड़ी के टुकड़े लेता है। और वैसे मुझे डीमन कैचिंग ब्यूरो इतना पसंद तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी ये बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने यहाँ पे ऐसे ऐसे डीमन को पकड़ रखा है जो कि उनके काफी काम आ सकते हैं। ये सारे डीमन उनके लिए रिसोर्सेज बनाने का काम करते हैं और क्योंकि ये लकड़ी का पार्ट तालिस्मान बनाने का काम आता है तो मेरा इसको रखना काफी फायदेमंद होगा। लेकिन क्योंकि इस ओल्ड मैन का लू फेंग के ऊपर फेवर हो गया है इसलिए लू फेंग नहीं चाहता था कि वो इस ओल्ड मैन को अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करे और लू फेंग डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे किसी को ढूंढेगा। लेकिन तभी उस सेल के अंदर से वो ओल्ड मैन लू फेंग को बुलाता है और बोलता है बच्चे क्या तुम बहुत ज्यादा जल्दी में हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे जल्दी नहीं है तो क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे। यहाँ पे इस डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर पिछले 10 साल से रखा गया है और इन 10 सालों के बीच में मैंने किसी से भी ज्यादा बात नहीं करी, मेरी लाइफ बस यहाँ पे खत्म होने के कगार पे है, तो मैं यहाँ पे मरने से पहले किससे बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लू फेंग बोलता है तो मुझे बताइए आखिर आपको क्या बात करनी है। ओल्ड मैन चेयर के ऊपर बैठ के लू फेंग को अपनी स्टोरी बताने लगता है। ओल्ड मैन बोलते आज से 100 साल पहले जी कंट्री के अंदर एक स्मॉल माउंटेन विलेज हुआ करता था जिसका नाम था जैंग फैमिली विलेज। उस विलेज के जो लोग थे वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते थे और उसी विलेज के अंदर एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था जैंग हैंग, जिसने वहाँ पे एक लोकस्ट ट्री को प्लांट किया। ये बोलते हुए वो ओल्ड मैन काफी सैड हो गया होता है। उस ओल्ड मैन का प्लान था वो कैसे भी करके लू फेंग के हाथों से डोर खुलवा दे। जस्ट उसी वक्त हम देखते हैं लू फेंग उस गेट को खोल देता है। लू फेंग को अंदर देखे वो ओल्ड मैन काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पे अंदर आए कैसे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मुझसे डर नहीं लगता, मैं एक डीमन हूँ, मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ। लू फेंग वहाँ पे एक झूले पे जाकर बैठ जाता है और बोलता है ओल्ड मैन मैं आपकी बातें सुन के बोल सकता हूँ कि आप एक अच्छे डीमन हो, लेकिन इस गेट के बाहर से आपकी स्टोरी सुनने में इतना मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अंदर बैठ के स्टोरी सुनूं। चलिए फटाफट से आगे की स्टोरी सुनाइए, आखिर उस लोकस्ट ट्री के साथ क्या हुआ। ये सब सुनने के बाद वो ओल्ड मैन चुप हो गया होता है। उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर वो क्या बोले, उसको यहाँ पे स्टोरी सुनानी चाहिए या फिर उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देना चाहिए। और थोड़ी देर सोचने के बाद वो ओल्ड मैन बोलता है उस बच्चे ने जो लोकस्ट ट्री लगाया था तो धीरे धीरे करके बड़ा होता गया और एक डीमन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसने जैंग फैमिली विलेज के सारे लोगों को डिवावर कर लिया और जैसे ही उस ओल्ड मैन की स्टोरी खत्म होती है वो वहाँ पे एक्टिंग करना बंद कर देता है, अपने आप को अपनी ट्रू फॉर्म ट्री डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ट्री डीमन ये बिल्कुल ग्रूट की तरह दिख रहा है, लेकिन हम देखते हैं लू फेंग बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और ट्री डीमन को काफी ज्यादा पंच मारता है। और उसके बाद लू फेंग ट्री डीमन को बोलता है क्या तुम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हो सकते, तुम्हें पहले मुझे अच्छी तरह स्टोरी सुनानी चाहिए थी उसके बाद अटैक करना चाहिए था, मैं यहाँ पे कितने मन से तुम्हारी स्टोरी सुन रहा था। और ये सुनने के बाद उस ट्री डीमन को काफी गुस्सा आ गया होता है। वो लू फेंग के पास से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और लू फेंग के ऊपर काफी सारे वाइन से अटैक करता है। वो सारे वाइन लू फेंग को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। लू फेंग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा होता, तभी हम देखते उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि आपके ऊपर 100 साल पुराने लोकस्ट ट्री स्प्राइट ने अटैक किया है, इसी वजह से आपकी स्ट्रेंथ को 5 पॉइंट से बढ़ाया जाता है। और सिस्टम के अलर्ट के साथ लू फेंग को फील होता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लू फेंग हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है आपको और एफर्ट लगाना चाहिए क्योंकि मैं इस लेवल की पावर को बहुत इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ। ये बात सुन के ट्री डीमन और ज्यादा भड़क जाता है। ट्रीमन बहुत सारी और वाइन्स को समन करता है और उसको पूरी तरह से रैप कर देता है और वो उसको उस हद तक फोर्स करता है कि वो मर जाए। इतना सब कुछ होने की वजह से लू फेंग का सिस्टम वापस से बताता है आपके ऊपर 100 साल पुराने लोकस्ट ट्री स्प्राइट ने अटैक किया है, इसी वजह से आपकी स्ट्रेंथ को 5 पॉइंट बढ़ाया जाता है। इसी तरीके से लगातार सिस्टम के अलर्ट के साथ लू फेंग की पावर बढ़ रही होती है और लास्ट में लू फेंग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बताता है कि होस्ट ने अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट को भी ब्रेक कर दिया है और इसी वजह से होस्ट को एक नया टैलेंट मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ 9 बुल एंड 2 टाइगर। सिस्टम के इसी अलर्ट के साथ लू फेंग के आसपास की सारी वाइनों के ऊपर क्रैक पड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लू फेंग उन सारी वाइन को तोड़ के बाहर निकल गया होता है। उसके बाद लू फेंग उस ट्री डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ट्री डीमन बोल रहा था प्लीज मेरी तरफ आगे मत बढ़ो। लू फेंग बोलता है गलती यहाँ पे तुम्हारी है, अब तुम चाहे यहाँ पे कितना भी चिल्ला लो कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। तो ओल्ड मैन अब तुम्हें दर्द का एहसास होगा, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें दिखाया था कि लोकस्ट ट्री को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है और वो ट्री डीमन अब शांति से लू फेंग को बैक मसाज दे रहा होता है। उस बैक मसाज के साथ वो लू फेंग को आगे की स्टोरी बता रहा होता है। ट्री डीमन
बोलता है मेरा नाम ही लोकस ट्री है और मुझे जहाँ प्लान किया गया था वहाँ वुडन स्पिरिट वेपन था। उस स्पिरिट वेपन की तरफ से मुझे लगातार पावर मिलती रही, यही वजह है कि मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाया। तभी हमें बताया था कि स्पिरिट वेपन एक ऐसे वेपन होते हैं इनके अंदर डिवाइन एसेंस होता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन स्पिरिट वेपन को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है क्योंकि ये हेवन, अर्थ, मिस्टीरियस और येलो बिल्कुल उसी 4 रैंक की तरह जो कि डीमन सॉर्सर की होती है। ट्री डीमन आगे बताता है कि वो जो स्पिरिट वेपन था वो एक वुड किंग स्वॉर्ड थी। आज से 100 साल पहले वो एक अपर ग्रेड का अर्थ लेवल स्पिरिट वेपन था, लेकिन क्योंकि ये स्वॉर्ड डैमेज हो चुकी थी इसीलिए 100 साल तक अपनी स्पीड को खोती रही। 100 साल के अंदर इसका ग्रेड काफी लो हो चुका है, ये अब लोअर ग्रेड की मिस्टीरियस लेवल की स्वॉर्ड है। और ये बात सुनने के बाद लू फेंग काफी इंटरेस्ट लेने लगता है और उस लोकस ट्री डीमन से पूछता है आखिर वो वुड किंग स्वॉर्ड है कहाँ पे। लोकस ट्री डीमन बोलता है जब मुझे ये डीमन सॉर्सर पकड़ने के लिए आए तो मुझे पता था कि मैं इनसे फाइट करके जीत नहीं सकता, इसीलिए मैंने उस वुड किंग स्वॉर्ड को छुपा दिया और मैंने जिस जगह पे वुड किंग स्वॉर्ड को छुपाया है उस जगह को मेरे सिवा कोई भी नहीं जानता। ये सब घूमी फिरी हुई बातें सुनकर लू फेंग काफी चिढ़ जाता है और बोलता है हमें फालतू की बातें नहीं सुननी, फटाफट से बता कि वुड किंग स्वॉर्ड कहाँ पे है। और लू फेंग का गुस्से में देख के लोकस ट्री काफी डर गया होता है। लोकस ट्री डीमन बोलता है मैंने वुड किंग स्वॉर्ड को माउंटेन गॉड टेम्पल के नीचे छुपा रखा है जो कि जी काउंटी के ज़ेंग फैमिली विलेज के पीछे है। और तभी हम देखते लू फेंग फटाफट से उस सेल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, लेकिन साथ ही में वो काफी चिढ़ रहा था क्योंकि लोकस ट्री डीमन ने उसको काफी टाइम वेस्ट कर दिया और अब बस मेरी शिफ्ट एंड होने का टाइम आ ही चुका है। मुझे नहीं लगता है मैं आज के लिए एक और डीमन के पास जा पाऊंगा। लू फेंग जब देखता है कि वो किसी नए डीमन के पास नहीं जा पाएगा तो वो डिसाइड करता है कि वो कॉप्स चामा के पास जाएगा क्योंकि उसे यहाँ पे ये देखना था कि आखिर उसने नए डांस के पोस्ट सीखे या नहीं। और तभी लू फेंग कॉप्स चामा के सेल के सामने आके फटाफट से उसके सेल को खोलता है, देखते कि वहाँ पे कॉप्स चामा उसको वेट कर रही होती है। वो कॉप्स चामा को बोलता है कि फटाफट सुंदर लड़की के अंदर चेंज हो जाओ। कॉप्स चामा उसकी बातों से काफी शर्मा रही होती है, लेकिन वो उसकी बात मान के फटाफट से अपने आप को चेंज कर लेती है। लू फेंग उसको देख के काफी खुश होता है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तभी लू फेंग फटाफट से जाके आई डीमन को उठा के लेके आता है और बोलता है कि यहाँ पे एक मस्त सा सीन क्रिएट करो जिसको देख के एकदम मुझे मजा आ जाए। और वो आई डीमन वहाँ पे एक इल्यूजरी कैंपस रोमांस ड्रामा बनाता है, साथ में एक एम्पर जिसके आसपास में बहुत सारी लड़कियां होती है। लेकिन बस जब लू फेंग मजे कर ही रहा था तभी उसका इल्यूजन टूट जाता है। लू फेंग इल्यूजन टूटने की वजह से काफी शॉक होता है और बोलता है आई डीमन आखिर तुमने इल्यूजन क्यों तोड़ा। तभी आई डीमन डरते हुए एक्सप्लेन करता है बिग ब्रदर आपके शिफ्ट के चेंज होने का टाइम आ चुका है। लू फेंग उठते हुए बोलता है हाँ तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, सच में जो बढ़िया टाइम होता है वो बहुत जल्दी पास हो जाता है। लू फेंग फटाफट अपने कपड़े को चेंज करके ज़ेंग ज़ेंग के साथ अपनी शिफ्ट को चेंज करता है। और जब लू फेंग देखते कि ज़ेंग ज़ेंग काफी ज्यादा खुश है तो लू फेंग सोचता लगता है ज़ेंग ज़ेंग के साथ कुछ बढ़िया चीज हुई है। और ज़ेंग ज़ेंग के साथ इंक्वायरी करने पर लू फेंग को पता चलता है आज से कुछ दिन पहले मास्टर यांग जो कि एक मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्सरर है वो एक टीम को लेके बोन फॉरेस्ट के अंदर गए थे ताकि वो लोग एक डीमन को हंट कर सके, लेकिन उनकी टीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उनका जो डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर फिनिक्स ट्री काउंटी वो हमेशा भरी रहती थी, लेकिन अब येलो रैंक डीमन सॉर्सरर और मिस्टीरियस रैंक डीमन सॉर्सरर के लिए वैकेंसी खाली हो चुकी है। और मैंने सुना कि 4 इनर रियल रैंक अप्रेंटिस को येलो रैंक का डीमन सॉर्सरर बना दिया जाएगा। किसी येलो रैंक के सॉर्सरर को प्रमोट करके मास्टर यांग की जगह दी जाएगी। येलो रैंक डीमन सॉर्सरर के लिए एक और जगह खाली रहती है, लेकिन जो इनर एनर्जी रियलम के सारे सॉर्सरर थे उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है। तो ट्रेडिशन के हिसाब से अभी हमें कैपेबल पर्सन के लिए एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होगा। ये जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन ये 3 दिन के अंदर आएगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए साइन अप करना स्टार्ट कर दिया है। ये सारी बातें सुनकर लू फेंग उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाता है और बोलता है क्या ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन सिर्फ एनर्जी गैदरिंग रियलम के 9th लेवल वालों के लिए हो रहा है। ज़ेंग ज़ेंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है नहीं मेरे हिसाब से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 8th लेवल पे वो लोग भी इसके लिए साइन अप कर रहे हैं। ये बात सुनकर लू फेंग सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे अभी भी 3 दिन बाकी है और 3 दिन के अंदर मैं येलो रैंक का डीमन सॉर्सरर बन जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रिविलेज मिलेगी और मैं डीमन कैचिंग प्रिजन के सेकंड लेयर के अंदर जा पाऊंगा। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सारे डीमंस मिलेंगे, मेरे सिस्टम की हेल्प से मैं वहाँ पे जाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। ये मेरे लिए एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ज़ेंग ज़ेंग वहाँ जाते हुए बोलता है एनर्जी गैदरिंग रियलम के 9th लेवल से जो भी लोग नीचे हैं पता नहीं आखिर वो यहाँ पे क्यों साइन अप कर रहे हैं, क्योंकि अपने से एक लेवल हायर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे लगता है जो फाइनल विनर होगा वो 9th लेवल वालों से कोई एक होगा और हमारे जैसे लोगों के लिए यही काम बढ़िया है कि हम लोग इन चीजों के अंदर दिमाग ही ना लगाए। लू फेंग तुम घर पे जा, तुम्हारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, जाके आराम से रेस्ट करो। लेकिन लू फेंग ज़ेंग ज़ेंग को वहाँ पे रोकता है और बोलता है मुझे बताओ आखिर साइन अप हो कहाँ पे रहा है। लू फेंग के मन में ये था कि उसे येलो रैंक का डीमन सॉर्सरर बनना है। हालांकि ये जो सिस्टम ये सिर्फ डीमन के खिलाफ काम करता है, इसका मतलब जो मार्शल आर्ट वाले लोग है वो इसको मार सकते हैं। इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए आपको एंड तक खड़ा होना काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि मेरे लो प्रोफाइल नेचर के साथ जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इन पिछले 2 दिन के अंदर सिस्टम से मैंने जो एबिलिटी गेन करी है उसकी हेल्प से मैं एनर्जी गैदरिंग रियलम के 9th लेवल को बहुत इजीली हरा सकता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है उनमें से एक एबिलिटी काफी होगी और मेरे पास यहाँ पे 4 एबिलिटी है। एनर्जी गैदरिंग रियलम के अंदर आपकी स्ट्रेंथ की लिमिट 9000 पाउंड है, लेकिन यहाँ पे डीमंस के साथ फाइट करके मेरी स्ट्रेंथ 25000 पाउंड हो चुकी है, तो मुझे भरोसा है कि मैं पक्का यहाँ पे हारने तो नहीं वाला। और तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें राइटियस एनर्जी हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है और जो भी लोग रजिस्टर करने के लिए आए होते हैं वो अपने एनर्जी गैदरिंग रियलम के 9th लेवल पे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं भीड़ के अंदर से एक व्हाइट हेयर वाला बंदा बाहर निकलता है। तभी रजिस्टर करने वाला बंदा बोलता है अप्रेंटिस युजुआन जो कि 12th स्क्वाड से है, उसने यहाँ पे रजिस्टर कर
लिया है और ये अपने एनर्जी गैदरिंग रियल के 7th लेवल पे है। ये बात सुन के वहाँ पे सारे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं लगता है मैंने पक्का गलत सुना है, आखिर यहाँ पे 7th लेवल का बंदा रजिस्टर करने के लिए क्यों आएगा। अरे बच्चा अभी भी सपने देखना नहीं भूला, सच में ये बंदा बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं जो कि 8th लेवल पे हूँ वो भी रजिस्टर करने की हिम्मत नहीं कर रहा, लगता है ये बंदा खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तभी ये जुबान बोलता है सच में तुम लोग तालाब के अंदर मेंढक जैसे हो, अगर किसी की जीत किसी के कल्टीवेशन लेवल पे डिपेंड करती तो आखिर इस कंपटीशन का क्या मतलब होता। लोग यहाँ पे आते और अपना कल्टीवेशन लेवल दिखा के जीत जाते, तुम जैसे लोग जिनके चैलेंज लेने की हिम्मत नहीं है आखिर वो दूसरों का मजाक कैसे उड़ा लेते हैं। ये बात सुन के मजाक उड़ाने में से एक बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है मेरे जैसे बंदे को सेल्फ अवेयर बोलते हैं, ना कि तुम्हारी तरह एक बेवकूफ जो कि मरने के लिए तैयार हो गया है। तभी हम देखते हैं भीड़ के अंदर से एक और हाथ खड़ा होता है और बोलता है ब्रदर ये जो भी बोले वो बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। ब्रदर ये के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है और मैं इस बात को काफी ज्यादा इंस्पायर करता हूँ। मैं यहाँ पे पहले काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था आखिर मैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर रजिस्टर करूँ या नहीं, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है। लेकिन अब ब्रदर ये ने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर दिया है तो मैं भी इस कॉम्पिटिशन को पक्का ज्वाइन करने वाला हूँ। और लू फेंग के सपोर्ट की वजह से ये जुआन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये जुआन बोलता है ब्रदर तुमने बिल्कुल सही कहा, सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है कि तुम भी आके आके खड़े हुए। कल्टीवेशन लेवल लो है या ज्यादा है इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक कल्टीवेटर होने के तौर पे हमारे दिल के अंदर किसी भी चैलेंज को लेने की हिम्मत होनी चाहिए। चाहे हमारे सामने कितना ही पावरफुल एनिमी क्यों ना हो, हमें हमेशा फाइट करनी चाहिए। अगर हम अपने सामने हाई कल्टीवेशन देख के अपनी शॉट को नीचे रख देंगे तो हम कभी भी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई होगा जिसकी कल्टीवेशन हमसे हाई होगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी शॉट कभी उठाएंगे ही नहीं। ये जुबान की स्पीच की वजह से आसपास के लोग भी काफी इंस्पायर हो जाते हैं और वो सारे लोग भी बोलने लगते हैं हम लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं। ये जुबान लू फेंग को बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले हम लोग एनर्जी गैदरिंग रीलन के 7th लेवल पे क्यों ना हो, फिर भी हम लोग इस कॉम्पिटिशन में पक्का डिफरेंस डालेंगे। ये बात सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और बोलता है मैं तो सिर्फ 3rd लेवल पे हूँ। लू फेंग की ये बात सुन के ये जुबान पूरी तरह शॉक में चला जाता है और वहीं पूरा क्राउड भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोलता है ये अपने से 6 लेवल हायर वाले को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पे मरना ही था तो मरने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन अपने आप को इस तरीके से बेइज्जती की मौत देना ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। लेकिन लू फेंग को उन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर देता है और अपने टोकन को टेबल पे रखते हुए बोलता है मेरा नाम है लू फेंग, कल्टीवेशन लेवल है एनर्जी गैदरिंग रियलम के 3rd लेवल पे और मैं यहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर प्रिजन गार्ड का काम करता हूँ। और फिर हम देखते शाम हो गई होती है, लू फेंग घोड़े के ऊपर बैठ के डीमन कैचिंग ब्यूरो से बाहर निकल रहा होता है और सीधे जैंग फैमिली विलेज की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि कंपटीशन के लिए काफी कम दिन बचे हैं। उस कंपटीशन में फाइट करने के लिए उसे एक अच्छे वेपन की जरूरत पड़ेगी और लोकस ट्री डीमन के कहने के हिसाब से वुड किंग स्वॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और लोकस ट्री डीमन के हिसाब से जैंग फैमिली विलेज के अंदर माउंटेन गॉड टेंपल है, उसी के जमीन के अंदर वो वुड किंग स्वॉर्ड रखी हुई है। और जैसे ही लू फेंग वहाँ पे एंटर करता है वो देखता है वहाँ पे एक और लोकस ट्री स्प्राइट है और लू फेंग सोचता है शायद से कुछ सालों के अंदर वहाँ पे एक और लोकस ट्री उग चुका है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग को उसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लू फेंग यहाँ पे मेन गोल है वुड किंग स्वॉर्ड। वो वहाँ पे जमीन खोदने के लिए सारे वेपन लेके आ गया होता है। थोड़ी देर जमीन के अंदर कुछ मीटर खोदने के बाद लू फेंग के टूल से कुछ टकराता है। लू फेंग देखते कि वहाँ पे एक वुडन बॉक्स पड़ा हुआ है और जैसे ही वो उस वुडन बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक वुडन स्वॉर्ड पड़ी होती है। लू फेंग सोच रहा था ये स्वॉर्ड तो लकड़ी की बनी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्वॉर्ड को लोकस ट्री डीमन ने अपने हाथ से बना के रख दी हो। तभी लू फेंग सोचता है चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो अपने टूल के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है, उसको वहाँ पे कुछ टूटने की आवाज सुनी देती है। उसको लगता है कि शायद से वो टूल टूटा होगा, लेकिन जब वो स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि वो जो टूल था उसके ऊपर तो एक भी स्क्रैच नहीं लगा था, लेकिन लू फेंग की वुडन स्वॉर्ड पूरी से टूट चुकी थी। ये सब देखने के बाद लू फेंग लोकस ट्री डीमन को गालियां देने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसको देख के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो देखता है कि वो वुडन स्वॉर्ड अपने आप ही ठीक हो रही है और वहाँ पे जो बाकी का टूटा हुआ टुकड़ा था वो वापस जमीन के अंदर घुस जाता है और तभी जमीन के अंदर से काफी सारी वाइन्स निकलती है और लू फेंग के ऊपर अटैक करने लगती है और तभी लू फेंग स्वॉर्ड से उस वाइन को ब्लॉक करने लगता है। थोड़ी देर में लू फेंग को पता चलता है कि वो वाइन उसको टारगेट नहीं कर रही, बल्कि उस वाइन का टारगेट लू फेंग के हाथ में पड़ी वुड किंग स्वॉर्ड। तभी अचानक से वुड किंग स्वॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और जैसे ही लू फेंग स्वॉर्ड को स्विंग करता है वहाँ पे काफी ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होती है और उतने छोटे से अटैक से सामने पड़े लोकस ट्री के अंदर एक खड्डा हो गया होता है। ये देखने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और सोचता है मुझे ये बात पता चल चुकी है कि मुझे वुड किंग स्वॉर्ड को कैसे यूज करना है। लू फेंग को याद आता है कि लोकस ट्री डीमन के कहने के हिसाब से ये जो स्वॉर्ड है वो अपने ओनर के साथ ब्लड कॉन्टेक्ट कर सकती है। लेकिन लू फेंग जैसे उस स्वॉर्ड की हेल्प से अपनी उंगली को काटने का ट्राई करता है तभी वो देखते हैं उसके हाथ को तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वुड किंग स्वॉर्ड का एक टुकड़ा टूट चुका है। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर वो उस स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद लू फेंग काफी ज्यादा थक गया होता है और सोचता है आखिर मैं इस स्वॉर्ड से कॉन्टेक्ट कैसे बना सकता हूँ। तभी वुड किंग स्वॉर्ड के अंदर छोटी छोटी वाइन ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और सीधे जाके लू फेंग की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। लू फेंग को वहाँ पे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। लू फेंग सोचता लगता है स्वॉर्ड मेरे साथ कॉन्टेक्ट बना
रही है। ये सोचते हुए लू फेंग वुड किंग स्वॉर्ड को अपना ब्लड एब्जॉर्ब करने देता है, पर ये बात लू फेंग को बिल्कुल भी नहीं पता कि कोई भी ऐसे स्पीड वेपन का कॉन्टेक्ट नहीं बना सकता। स्पीड वेपन का जो ओनर है उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इसको कंट्रोल कर सके, और अगर उसके पास इतनी पावर नहीं होगी तो कॉन्टेक्ट बनाते वक्त वो स्पीड वेपन उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाएगा। और यही सेम लू फेंग के साथ भी हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब लू फेंग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो स्वॉर्ड अभी भी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लू फेंग सोचता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी लू फेंग अपने लेफ्ट हैंड के अंदर अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है फटाफट से एब्जॉर्ब करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का यहीं पे गाड़ दूंगा। और ये बात वुड किंग स्वॉर्ड को समझ में आ जाती है और धीरे धीरे करके वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आने लगती है। लेकिन इस वक्त तक लू फेंग की हालत काफी खराब हो गई होती है। ब्लड की कमी की वजह से उसका फेस पूरी से व्हाइट हो गया होता है। लू फेंग सोच रहा था आखिर स्पीड वेपन का नेचर कैसा है, मैंने इसको कॉन्टेक्ट बनाने के लिए बोला और ये मुझको एब्जॉर्ब करने लगा। लेकिन ये बात लू फेंग को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि एक स्पीड वेपन को कंट्रोल करने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट को कम से कम इनर एनर्जी रियलम पे होना होता है और उनकी स्ट्रेंथ कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो वेपन के एब्जॉर्प्शन को सह सके। अगर आप एनर्जी गैदरिंग रियलम पे हो फिर भी आपको स्पीड वेपन चाहिए तो वो स्पीड वेपन आपका ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। और अगर लू फेंग के पास उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक नहीं होती वो अभी तक सूख के एक डेड बॉडी के अंदर चेंज हो गया होता। वुड किंग स्वॉर्ड के साथ सक्सेसफुली कॉन्टेक्ट बनाने के बाद लू फेंग अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है। लू फेंग को बताया था कि वुड किंग स्वॉर्ड एक अपर ग्रेड का अर्थ लेवल का स्पीड वेपन है, लेकिन क्योंकि इसको बहुत ही बेकार तरीके से रखा गया था और साथ में डीमन ने इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए ये एक लोअर ग्रेड का स्पीड वेपन बन चुका है। लेकिन अगर उसका नया ओनर उसका ध्यान रखेगा तो ये स्वॉर्ड अपने आप को बहुत जल्दी रिस्टोर करके अपर ग्रेड का स्पीड वेपन बन जाएगा। और इस स्वॉर्ड की स्पेशल एबिलिटी रीजनरेशन, ये स्वॉर्ड टूटने के बाद भी वापस रीजनरेट कर सकती है। और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद लू फेंग वुड किंग स्वॉर्ड से काफी सेटिस्फाइड होता है और लू फेंग बोलता है उस लोकस्ट ट्री डीमन ने मुझे धोखा नहीं दिया, उसकी कही हुई सारी बातें बिल्कुल ठीक थी और ये जो वुड किंग स्वॉर्ड ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग बोलता है मैं आज जाने के बाद रिवॉर्ड के तौर पे लोकस्ट ट्री डीमन को डीमन कैचिंग ब्यूरो से रिलीज कर दूंगा, क्योंकि वैसे ही वो उस प्रिजन के अंदर काफी टाइम से है और प्रिजन के अंदर रहना उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसके लिए ये बढ़िया रहेगा मैं उसको बाहर निकाल के अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को ठीक करने के लिए यूज करूं। तभी हम देखते वहाँ पे बारिश चालू हो जाती है। लू फेंग बोलता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है और वो उस टेंपल के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ही लू फेंग उस टेंपल के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि उसके सामने एक माउंटेन गॉड की स्टैचू जिसका कोई सर नहीं है। लू फेंग बोलता है डीमन कैचिंग ब्यूरो के हैंडबुक के अंदर जो रिकॉर्ड लिखे हुए हैं उसके हिसाब से जो माउंटेन गॉड है उसको बहुत ज्यादा लोग वर्शिप करते हैं और इतने सारे लिविंग बींग्स के प्रेयर्स को इकट्ठा करने के बाद माउंटेन गॉड के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो डिजास्टर को खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो माउंटेन गॉड का स्टैचू है टूटा हुआ है, इसका मतलब जो भी डीमन यहाँ प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग को पता होता है कि वहाँ पे एक पावरफुल डीमन है, यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लू फेंग बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि डीमंस के अटैक करने पर उसको पावर देगा। लू फेंग यहाँ पे खुद सोचता है कि यहाँ पे बहुत पावरफुल डीमन प्रेजेंट हो जो कि उसके रास्ते के अंदर आ जाए ताकि लू फेंग मार्शल आर्ट कंपटीशन से पहले अपनी एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा सके। तभी लू फेंग अपने पास में आग जला के आराम से बैठ के ब्रेड खाने लगता है। अचानक से उसे बाहर से किसी के फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। लू फेंग इस बात से काफी खुश हो गया और सोचता है लगता है कोई डीमन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जब उस टेंपल का डोर खुलता है तो लू फेंग काफी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई डीमन नहीं थी बल्कि एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। इसके आसपास में बहुत सारे गार्ड्स थे। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कहीं नोबल प्रिंसेस हो। तभी वो नोबल लेडी आग के पास बैठ जाती है और लू फेंग को ग्रीट करती है। नोबल लेडी का ऐसा बिहेवियर देख के लू फेंग भी काफी खुश हो गया होता है। लेकिन तभी उस नोबल लेडी का बटलर लू फेंग की तरह 2 सिल्वर टेल को फेंक देता है और बोलता है कि माउंटेन गॉड टेंपल काफी ज्यादा छोटा है, फटाफट से इस पैसे को ले लो और जाके अपने लिए कोई और जगह ढूंढो। बटलर की ऐसी हरकत देख के लू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है क्योंकि वो बटलर उसको पैसे देके वहां से निकालना चाहता था, जबकि इस जगह को यहाँ पे लू फेंग ने पहले ढूंढा था। तभी लू फेंग बोलता कि तुम कौन होते मुझे यहाँ से निकालने वाले, और वैसे भी तुम जो मुझे प्राइस दे रहे हो बिल्कुल भी इनफ नहीं है, फटाफट से अपने प्राइस को बढ़ाओ, मुझे कम से कम 24 टेल्स चाहिए। ये बात सुनकर उस बटलर को काफी गुस्सा आता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और हमें पता चलता है कि वो बटलर अपने ट्रू एनर्जी रियलम में है। बटलर बोलता है बच्चे इतना लालच मत करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब लू फेंग देखता है कि वो बंदा अपने ट्रू एनर्जी रियलम पे है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग सोच रहा होता अगर ये बंदा अपने इनर एनर्जी रियलम पे होता तो फिर भी मैं इसके सामने एक बार चांस ले सकता था, लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि अपने ट्रू एनर्जी रियलम पे है उसको हराना यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल से लगता है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हो नोबल लेडी आगे आती है और बोलती है कि आखिर हम लोग इस यंग मैन को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, इसने ये जगह हमसे पहले ढूंढी थी, यहाँ पे ये गलती हमारी फैमिली की है। तो यंग मैन प्लीज आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए। अभी लू फेंग बोलता मुझे ये भी चलेगा, लेकिन एक बार वापस ही सोचो 24 टेल्स बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, अगर तुम्हें 24 नहीं देना तो मैं 20 पे भी मान जाऊंगा। अभी नोबल लेडी हंसते हुए बोलती है अब प्लीज मजाक करना बंद करो, वैसे ये भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर बहुत सारे डीमन हो, अगर आप यहाँ पे टेंपल के अंदर रहते तो वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अभी लू फेंग उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन अपने मन के अंदर वो सोच रहा होता है कि आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर डीमन से यहाँ पे किसको डर लगता है, मुझे पहले से पता होता तो मैं अंदर की तरफ आता ही नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि मुझे वो 2 टेल लेके निकल जाना चाहिए था। और तभी हम देखते वो नोबल लेडी लू फेंग को अपॉलॉजी के तौर पे एक चिकन लेग देती है, लेकिन ऐसा करने की वजह से वो गार्ड्स और बटलर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके पास जो खाना था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिमिटेड था, लेकिन वही उनकी नोबल
नोबल लेडी वो खाना किसी और अनजान को दे रही है। जब लू फेंग देखता है कि सारे लोग उसको इस तरह से घूर रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लू फेंग बोलता है, नोबल लेडी आप काफी अच्छी इंसान है, मैं आपके इस फेवर को हमेशा याद रखूंगा। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर आपका नाम क्या है? तभी नोबल लेडी शर्माते हुए बोलते, मेरा नाम है सीवी। ऐसे ही करते हुए सीवी और लू फेंग की कन्वर्सेशन आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से बाहर से उनको काफी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो जो बटलर होता है वो बोलता है, सब लोग प्लीज शांत हो जाओ, और वो गार्ड्स को बोलता है फटाफट से यंग लेडी के पास जाओ, उनकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो स्वॉर्ड लेके बटलर बाहर की तरफ निकलता है तो वो देखता है कि बाहर जितने भी गार्ड खड़े थे वो सब मारे जा चुके हैं, और उन सारे गार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाए, उनको यहाँ पे डायरेक्टली बहुत फीट से मार दिया गया है। उस बटलर को पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मास्टर है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। वो बटलर अपने आसपास हर जगह देखने लगता है कि आखिर ये काम किसने किया है। तभी हमें एक लंबे बाल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि टेंपल के छत पे होता है। वो बंदा ब्लड डीमन सेक्ट का व्हाइट बोन सेज है। उसको यहाँ पे ब्लड डीमन सेक्ट वालों ने सीवी को पकड़ने के लिए भेजा है, और अंदर जब सीवी सुनती है कि टारगेट वो है तो वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है, क्योंकि सीवी को बिल्कुल भी नहीं पता कि ब्लड डीमन सेक्ट कौन है, आखिर ये व्हाइट बोन सेज उसके पीछे क्यों पड़ा है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक गार्ड बोलता है, यंग मिस ये जो ब्लड डीमन सेक्ट ये असलियत में वो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो कि डीमंस को वर्शिप करते हैं। ये जो लोग होते हैं काफी ज्यादा बेकार इंसान होते हैं। अपनी पावर और लाइफ को बढ़ाने के लिए ये लोग ह्यूमन का सेक्रीफाइस करते हैं और खुद को एक डीमन के अंदर चेंज कर लेते हैं। इस सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो ना तो ह्यूमंस होते हैं ना ही डीमंस। और व्हाइट बोन सेज उनका एक एक्सपर्ट है जो कि मार्शल आर्ट के फियर्स एनर्जी रियलम पे है, और साथ में वो कॉस्ट डिफाइनिंग लीनियज का सक्सेसर भी है। सीवी ये बात सुनकर काफी शौक हो गई होती है कि ये जो लोग हैं वो ह्यूमंस को मार के खा जाते हैं, और शौक की वजह से सीवी पीछे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी लू फेंग उसको पकड़ के गिरने से बचा लेता है। अपने आप को लू फेंग के हाथों में देख के सीवी काफी शर्मा रही होती है और बोलती है, लेकिन आखिर ब्लड डीमन सेट वाले मुझे टारगेट क्यों करेंगे? तभी गार्ड बोलता है, हमारे जो सर सी है वो फिनिक्स ट्री काउंटी के काउंटी प्रोटेक्टर है, उनको ये पोस्ट इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने ब्लड डीमन सेट के एक बहुत बड़े केस को सॉल्व किया, और यहाँ पे यंग मिस को कैप्चर करके ब्लड डीमन सेट वाले रिवेंज लेना चाहते हैं। ये बात सुनकर लू फेंग को समझ में आता है कि सीवी फिनिक्स ट्री काउंटी के हेड की बेटी है। यहाँ पे लू फेंग के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे लू फेंग को ये जानना जरूरी था कि जो ब्लड डीमन सेट के लोग हैं वो ह्यूमंस या डीमंस। तभी लू फेंग डोर पे खड़े गार्ड को बोलता है, ह्यूमंस और घोस्ट से डील करना ये मेरी स्पेशलिटी है, मुझे यहाँ पे तुमसे कंफर्म करना कि जो ब्लड डीमन सेट के लोग हैं वो ह्यूमंस या डीमंस। फिनिक्स ट्री काउंटी का डीमन कैचिंग ब्यूरो से एक अप्रेंटिस डीमन सॉर्सरर हूँ। और लू फेंग के कॉन्फिडेंट वर्ड्स को सुन के सीवी को उसके अंदर होप दिखने लगती है। सीवी बोलती है, लू फेंग मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम डीमन कैचिंग ब्यूरो से होगे। मैंने ये बात सुनी कि जो डीमन सॉर्सरर होते हैं वो डीमंस को मारने में एक्सपर्ट होते हैं, तो तुम्हारे पास यहाँ पे व्हाइट बोन सेज से फाइट करने का अलग अलग तरीके जरूर होंगे। लेकिन वहीं पे सीवी देख रही होती है जो भी गार्ड डोर पे खड़े थे वो सब हंस रहे होते हैं। वो गार्ड बोलता है, यंग मिस ये एक अप्रेंटिस डीमन सॉर्सरर है क्योंकि एक लोवेस्ट रैंक मानी जाती है, और वहीं इसकी कल्टीवेशन लेवल एनर्जी गैदरिंग रियलम पे है, तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे कुछ भी कर पाएगा। ये सब सुनने के बाद सीवी लू फेंग को ब्लेम नहीं करती, बल्कि बोलते कि तुम्हें टेंपल के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि बाहर जाना तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अभी लू फेंग बोलता है, मेरे बारे में बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो व्हाइट बोन सेज ह्यूमन है या डीमन। तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है, वो हाफ ह्यूमन है और हाफ डीमन, उनकी बॉडी के अंदर डीमन ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है। ये सब सुनने के बाद लू फेंग सिस्टम से पूछता है, क्या इस तरह का हाफ डीमन मुझे किसी भी तरह का हार्म पहुंचा सकता है? तभी सिस्टम रिप्लाई करता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि डीमंस के अटैक करने को पावरफुल बनाता है, ताकि हाफ डीमन के अटैक से। ये सारी बातें सुनकर लू फेंग काफी शॉक हो गया होता है और सोचता है अगर ये गार्ड्स व्हाइट बोन सेज को नहीं हरा पाए तो मेरी लाइफ भी बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी, और उसे अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होने के लिए काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। तभी वहाँ पे डिमोनिक विंड से टेंपल का डोर खुलता है और उस टेंपल के अंदर बहुत सारे जॉम्बी घुसने लगते हैं जिसको व्हाइट बोन सेज ने रिफाइन किया था, और क्योंकि वहाँ बहुत सारे जॉम्बी आ गए थे इसीलिए उनमें से एक गार्ड अपनी लाइफ फोर्स को बंद कर देता है ताकि वो एक सीक्रेट टेक्निक को यूज कर सके, इसका नाम है टेम्पररी रिपेलिंग द होर्ड। और वहीं उनमें से एक गार्ड बेरे को सेटअप करने लगता है, तभी उनमें से एक गार्ड लू फेंग के पीछे आता है और वो डीमन वहाँ पे सीवी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी उसी क्रिटिकल मोमेंट में जिस गार्ड ने अपने लाइफ फोर्स को बर्न किया था वो अपने कॉपर आर्मर की हेल्प से जॉम्बी का हाथ उड़ा देता है, और तभी वहाँ पे बेरी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वो जो गार्ड था वो वहाँ से गायब होने लगता है क्योंकि उसने अपने लाइफ फोर्स को ऑलरेडी पूरा यूज कर लिया था। हालांकि उसको यहाँ पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था क्योंकि उसकी यंग मिस बिल्कुल ठीक थी। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया था, व्हाइट बोन से जो बटलर दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जब बटलर देखता है कि टेंपल के अंदर मॉन्स्टर एंटर कर रहे हैं तो वो ये देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बटलर को पता था कि इस फाइट को ज्यादा देर तक खींचना उसके लिए काफी खतरनाक होगा, इसीलिए वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इस फाइट को बहुत जल्दी खत्म कर देगा। वो बटलर अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है एक्सप्लोडिंग क्लोथ टेक्निक। उस स्किल के यूज करते बटलर की बॉडी काफी ज्यादा मसल वाली हो गई होती है और बटलर काफी स्पीड से व्हाइट बोन सेज के फेस पे काफी ज्यादा पंच मारने वाला होता है। लेकिन व्हाइट बोन सेज वहाँ पे कुछ भी नहीं करता, उसके पंच को ले लेता है। हालांकि बटलर के पंच से व्हाइट बोन सेज वहाँ पे हिला भी नहीं होता। व्हाइट बोन सेज बस अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी को रिलीज करते बटलर पीछे की तरफ गिरता है। व्हाइट बोन सेज की एनर्जी रिलीज करने की वजह से बटलर काफी ज्यादा घायल हो गया होता है
है और वो लगातार व्हाइट बोन सेज को देख रहा होता है। बटलर बोला तुमने अपने आप को एक सिल्वर आर्मर कॉप्स के अंदर चेंज कर दिया है। व्हाइट बोन सेज हंसते हुए बोलता है ये एक ज़ॉम्बी की पावर है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कितना परफेक्ट क्रिएचर है। मुझे यहाँ पे किसी वेपन की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। मुझे बस यहाँ पे फ्रेश ब्लड चाहिए और मैं अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। ये बोल के व्हाइट बोन सेज माउंटेन गॉड टेंपल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी हमें टेंपल के अंदर का सीन दिखाया था। लू फेंग और सीवी दोनों एक बैरियर के अंदर होते हैं और ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद लू फेंग को पता चलता है कि व्हाइट बोन सेज ने अपने आप को एक सिल्वर आर्मर कॉप्स के अंदर चेंज कर लिया है और अब मुझे लगता है कि शायद से डीमन के अंदर चेंज हो चुका है, तो मैं इसे फाइट कर सकता हूँ। लू फेंग सिस्टम से पूछता है ज़ॉम्बीज तो डीमंस और घोस्ट की कैटेगरी में आते हैं ना। सिस्टम की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद लू फेंग को काफी अच्छा फील होता है। लू फेंग को वहाँ पता चल जाता है कि आज वो दिन आ चुका है कि वो यहाँ पे अपनी ट्रू कैपेबिलिटी दिखाए। लू फेंग तभी उस प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर निकल जाता है और सीधे जाके वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उनसे फाइट करने लगता है। वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं सब लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एकदम अटैक करने की वजह से लू फेंग के हाथों से उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है। ये देखिए सीवी काफी घबरा गई होती है और रोने लगती है। उसे ये लग रहा था कि लू फेंग वहाँ पे ज़ॉम्बी को अटैक कर रहा था कि वो यहाँ से भाग सके। यहाँ तक कि वहाँ पे जो गार्ड होता है उसे भी काफी बुरा लग रहा होता है। वो बोलता है यंग मैन लू, मैंने आपको काफी गलत समझ लिया। आपने आज जो यहाँ पे काम किया उसको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। रियलिटी के अंदर लू फेंग तो अपना काम कर रहा था और वो बिल्कुल ठीक होता है और यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज के अटैक की वजह से लू फेंग के डिफेंस पॉइंट लगातार बढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक कि जू फेंग उन सारे ज़ॉम्बीज के साथ घिरे हुए टेंपल से बाहर चला जाता है और तभी लू फेंग के पास एक नोटिफिकेशन आती है। इसमें उसे बताया था कि आपका डिफेंस अपनी अपर लिमिट को पार कर चुका है, इसीलिए आपकी जो कॉपर स्किन आयरन बोन है वो इवॉल्व होकर वज्र बॉडी के अंदर चेंज हो चुकी है। सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ लू फेंग अपना हाथ खोलता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज पीछे की तरफ गिर जाते हैं और वो व्हाइट बोन सेज के सामने ऐसे आता है जैसे कि वो किसी हेवन का गॉड हो। लू फेंग को देख के वो बटलर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उसे ये बात अच्छी तरीके से पता था कि एनर्जी गैदरिंग रियल के थर्ड लेवल पे होके कोई भी इस चीज को अचीव नहीं कर सकता। इस चीज को यहाँ पे यूज करने के लिए लू फेंग के पास पक्का कोई सीक्रेट टेक्निक होगी और या फिर लू फेंग हमसे झूठ बोल रहा था। अपनी पावर के साथ कम से कम वो फियर्स एनर्जी रिलम पे होगा। जैसे यहाँ पे रेंज स्टॉप होती है लू फेंग बोलता है मैं एक ऑर्डिनरी ट्रेवलर हूँ और जब मैं अपनी जर्नी पे था तो मुझे मिस सीवी ने काफी अच्छी तरह ट्रीट किया और मुझे रोस्टेड मीट भी दिया, तो मैं उनको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर तुम्हें डेथ के लिए इन्वाइट करता हूँ। क्या तुम यहाँ पे अपनी लाइफ को खत्म करना चाहोगे? इससे मेरी दिक्कत काफी कम हो जाएगी। लू फेंग के ये बोलते वहाँ पे सब लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। व्हाइट बोन सेज काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है आखिर तुम किस बात का शो ऑफ कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमसे फाइट करके मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा? मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मैं ब्लड डीमन सेट का चीफ प्रोटेक्टर हूँ। लेकिन लगता है कि तुमने यहाँ पे इस बटलर की हालत नहीं देखी, वरना तुम ये सब बोलने की हिम्मत कभी नहीं करते। और ये बोलते हुए व्हाइट बोन सेज लू फेंग के सर के ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है। पंच मारने के बाद व्हाइट बोन सेज हंसते हुए बोलता है मेरे पूरे करियर के अंदर जब भी मैंने फुल पावर का यूज किया है तो कोई मेरे पंच से खुद को डिफेंस नहीं कर पाया। लेकिन तभी हम देखते हैं लू फेंग उसके पीछे से बोलता है क्या तुम्हारा पंच यही था? और जब व्हाइट बोन सेज देखता है कि लू फेंग को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसने जो यहाँ पे सालों से हार्ड ट्रेनिंग करी थी, यहाँ तक कि पावर के लिए वो एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर भी उसके पंच ने लू फेंग को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। व्हाइट बोन से लू फेंग से पूछता है आखिर तुम हो कौन? लू फेंग सिंपली बोलता है मेरा नाम है लू फेंग, मैं फीनिक्स ट्री काउंटी से डीमन कैचिंग ब्यूरो का एक अप्रेंटिस डीमन सॉर्सरर हूँ। तभी सीवी उस पहले वाले गार्ड से पूछती है तुमने तो कहा था कि अप्रेंटिस डीमन सॉर्सरर काफी कमजोर होते हैं, और वो गार्ड बोलता है मुझे भी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर एक अप्रेंटिस डीमन सॉर्सरर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? इसको देख के लग रहा है कि कम से कम ये हेवन रैंक का डीमन सॉर्सरर है। और ये सब सुनने के बाद व्हाइट बोन सेज को लगता है कि लू फेंग उसे मजाक कर रहा है, शायद से वो कोई ओल्ड मॉन्स्टर जिसने एक यंग मैन का अपीयरेंस ले रखा है, जिस हिसाब से उसने अपने लुक को मेंटेन कर रखा है वो कम से कम एक ग्रैंड मास्टर लेवल पे होगा। नहीं, शायद से ग्रैंड मास्टर के भी टॉप लेवल में से एक होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, भले ही कितना ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर क्यों ना हो, मैं यहाँ पे आज इसको डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। व्हाइट बोन से लू फेंग के ऊपर एक और तगड़ा अटैक करता है जो कि पहले वाले अटैक से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और वहीं लू फेंग उस जगह से हिलता भी नहीं है। व्हाइट बोन सेज के अटैक को सीधे सीधे अपने ऊपर ले लेता है। सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देता है कि आपके ऊपर व्हाइट बोन सेज ने अटैक किया है, इसीलिए आपका डिफेंस 100 से इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीजमेंट बार बार हो रही होती है, और जैसे ही वहां से धुआं हटता है व्हाइट बोन सेज कॉन्फिडेंटली बोलता है वो पक्का यहाँ पे मर गया होगा क्योंकि मेरे इतने पावरफुल अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी व्हाइट बोन सेज को अपने पीछे से लू फेंग की आवाज सुनाई देती है। लू फेंग बोला तुम्हारे पास जितनी पावर है उसका सबका यूज कर लो, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर तुम मेरे पास स्क्रैच डाल पाते हो नहीं। ये सब सुन के व्हाइट बोन सेज जब बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया होता है वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है और बोलता है इस अटैक को यूज करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है, चलो देखते हैं कि तुम इस बार क्या कर पाते हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि व्हाइट बोन सेज ने अपने एनर्जी की हेल्प से एक व्हाइट बोन रेड फायर को समन किया होता है और वो उस अटैक को सीधे लू फेंग की तरफ भेज देता है। और जब व्हाइट बोन सेज देखता है कि लू फेंग को रेड फायर लगने वाली है तो वो बोलता है कि मैंने दुनिया में इससे बेवकूफ इंसान नहीं देखा, आखिर व्हाइट बोन रेड फायर को डायरेक्टली अपनी बॉडी के ऊपर कैसे ले सकता है, भले तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, तुमने कितनी हाई कल्टीवेशन अचीव क्यों ना कर लिया हो। ये जो व्हाइट बोन रेड फायर है उसको 10,000 से ज्यादा लोगों की बोन से और 100 से ज्यादा फियर्स एनर्जी लेवल के डीमन के सोल से इकट्ठा करते हुए कल्टीवेट किया गया है। तुम भले ही ग्रैंड मास्टर क्यों ना हो, तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचने वाले। लेकिन तभी व्हाइट बोन रेड फायर के बीच में से व्हाइट बोन सेज को एक आवाज सुनाई देती है। लू फेंग बोले तुम्हारी व्हाइट बोन रेड फायर काफी ज्यादा गर्म है। लू फेंग की आवाज सुनकर व्हाइट बोन सेज काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, अपने आप को लू फेंग से काफी ज्यादा दूर कर देता है और हम देखते हैं लू फेंग के आसपास फ्लेम्स होती है।
वही सिस्टम उसे बता रहा होता है आपके ऊपर व्हाइट बोन रेड फायर से अटैक किया गया है, इस वजह से आपका फायर एट्रीब्यूट 100% से लगातार इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे ही लगातार सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आते उसे बताया जाता है आपने यहाँ पे एक टैलेंट एबिलिटी को गेन किया जिसका नाम है फायर कंट्रोल। और जैसे ही व्हाइट बोन रेड फायर वहाँ से गायब होने लगती है, सिस्टम वापस लू फेंग को बोलता है कि आपके पास व्हाइट बोन रेड फायर से अटैक हुआ है, इसीलिए आपका फायर एट्रीब्यूट 100% से लगातार इंक्रीज हो रहा है। और थोड़ी देर तक लगातार 100% इंक्रीज होने के बाद सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करता है, बोलता है आपकी जो फायर कंट्रोल एबिलिटी है वो इवॉल्व होकर फायर मास्टरी के अंदर चेंज हो चुकी है। सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनने के बाद लू फेंग बोलता है व्हाइट बोन सेज क्या तुम्हारे पास कुछ और बाकी है। ये सब सुनने के बाद व्हाइट बोन सेज काफी घबरा गया होता है, सोच रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई भी व्हाइट बोन रेड फायर से नहीं बच सकता। और वही व्हाइट बोन सेज को पता चलता है कि वो अपने व्हाइट बोन रेड फायर को समन नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उससे किसी ने व्हाइट बोन रेड फायर को चुरा लिया हो। और उसके बाद व्हाइट बोन सेज वापस से ट्राई करता है लेकिन कोई भी व्हाइट बोन रेड फायर नहीं आ रही होती। व्हाइट बोन सेज काफी शॉक हो गया होता है, सोच रहा होता है कि जिस व्हाइट बोन रेड फायर को मैंने बहुत सारे साल लगा कल्टीवेट किया, उस व्हाइट बोन रेड फायर को मुझसे किसी और ने ऐसे छीन लिया। वो लू फेंग के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है फटाफट से मेरी व्हाइट बोन रेड फायर वापस करो। तभी लू फेंग बोलता है अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें व्हाइट बोन रेड फायर वापस कर दूं तो मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो व्हाइट बोन रेड फायर से व्हाइट बोन सेज के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, व्हाइट बोन सेज फ्लेम्स के अंदर गायब हो गया होता है और वहाँ से धमाके की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ होता है उससे वो बटलर काफी दूर जा गिरता है। और तभी लू फेंग एक सांस लेता है और व्हाइट बोन रेड फायर को वापस अपने अंदर कर लेता है। लू फेंग के इतनी तगड़ी सांस लेने की वजह से वो बटलर वापस से हवा के अंदर घूम के दूर गिर जाता है। और जब लू फेंग व्हाइट बोन सेज की राख को देखता है तो उसे काफी ज्यादा लॉस फील होता है, क्योंकि जो व्हाइट बोन सेज था वो फियर्स एनर्जी रीलन के पीक पे था, तो उसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स, स्पिरिट वेपन्स, एलेक्सिर, मैनुअल और बहुत सारे पैसे होंगे और ये सब उसने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर छुपा के रखा होगा। लेकिन मेरे व्हाइट बोन रेड फायर को यूज करने की वजह से वो सब जल चुका है। और लू फेंग को थैंक यू बोलने के लिए वो जो बटलर होता है वो उसको काउंटी प्रोटेक्टर टोकन देता है। बटलर बोलता है आप इस टोकन को दिखा के फिनिक्स ट्री काउंटी के अंदर कोई भी मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिनिक्स ट्री काउंटी के अंदर लोग मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फिर लू फेंग हंसते हुए उस टोकन को ले लेता है और बोलता है मुझे ये टोकन देने के लिए थैंक यू। जिस गार्ड ने लू फेंग का पहले मजाक उड़ाया था वो अपने घुटनों पे आता है और बोलता है मास्टर लू फेंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आके पहले काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी और यहाँ पे हम सब की लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। लू फेंग हंसता है और बोलता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। ये देखने के बाद सी भी वहाँ बीच में जाना चाहती थी, लेकिन वही जो बटलर होता है वो उसको मना कर देता है और बोलता है गार्ड के लिए हम लोग ग्रैंड मास्टर को ऑफेंड नहीं कर सकते। अभी लू फेंग हंसते हुए बोलता है तुम लोग को पनिशमेंट के तौर पे मुझे 24 सिल्वर टेल्स देनी होगी। ये बात सुनकर सी भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो जो गार्ड होता है वो खुशी के मारे रोने लगता है और बोलता है मुझे यहाँ पे लाइफ देने के लिए थैंक यू, आपको 24 सिल्वर टेल किया 240 सिल्वर टेल देने के लिए तैयार हूँ। और ये ऑफर सुनने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और बोलता है मुझे लगता है कि अब मेरा बैंक अकाउंट भरने वाला है। लेकिन इससे पहले वो गार्ड कुछ बोल पाता, वो बटलर उसको बीच में रोक देता है। वो उस गार्ड को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि लू फेंग का स्टेटस क्या है, तुम्हें यहाँ पे ग्रैंड मास्टर की बिल्कुल बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास पैसे की काफी ज्यादा कमी है? तभी उस गार्ड को अपनी गलती समझ में आती है। वो सोचता है कि लू फेंग एक ग्रैंड मास्टर है, उनको यहाँ पे सिल्वर टेल्स के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। वो वहाँ पे लू फेंग को थैंक यू बोलते हुए उसे 24 सिल्वर टेल दे देता है और बेचारा लू फेंग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि उसके हाथ से 240 सिल्वर टेल की डील चली गई और अगर उसे 240 सिल्वर टेल मिल जाती तो वो उसके 10 साल की सैलरी के बराबर होती। तभी लू फेंग 24 सिल्वर टेल को ले लेता है और बोलता चलो ठीक है इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं, तुम यहाँ से उठ सकते, तुम्हें घुटने पे रहने की जरूरत नहीं। ये देख के वो बटलर लू फेंग को काफी एडमायर कर रहा होता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर लेवल पे होने के बावजूद वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। और हमें ये बात मास्टर लू से सीखनी चाहिए कि जब हमारे पास पावर है तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे खाना पकाया जाता है। टीवी और लू फेंग खाना खाते हुए काफी देर तक बातें करते हैं और लू फेंग वहाँ पे लेटे हुए सोच रहा होता है ये वर्ल्ड पावर को देख के काफी जल्दी चेंज होता है। व्हाइट बोन सेज के आने से पहले ये लोग मुझसे अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, वही व्हाइट बोन सेज के आने के बाद ये लोग अपने कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट हो गए। और अगर मैं यहाँ पे कोई पावरफुल इंसान नहीं होता तो मैं पक्का यहाँ पे मारा जाता। उसके बाद लू फेंग अपने एट्रीब्यूट पैनल को ओपन करता है। उसने जो वहाँ पे 2 टैलेंट एक्वायर किए थे वज्र बॉडी और फायर मास्टरी, उन दोनों को चेक करने लगता है। वज्र बॉडी बिल्कुल अपने नाम की तरह स्ट्रॉन्ग डिफेंस को शो करता है और वज्र बॉडी का जो डिफेंस होता है वो कॉपर स्किन आयरन बॉडी से काफी ज्यादा होता है। यहाँ तक ये बहुत इजीली फियर्स एनर्जी रीलन के अटैक को डिफेंड कर सकता है। लू फेंग सोच रहा था वज्र बॉडी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वही फायर मास्टरी बिल्कुल भी उससे कम नहीं है। ये मुझे अनलिमिटेड फायर को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है, बिल्कुल जैसे कि मैं कोई फ्लेम एम्बरर बन गया हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी फ्लेम को कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि एनिमी के फ्लेम को सीज भी कर सकता हूँ। ये जो पावर होती है ये उन मार्शल आर्टिस्ट या डीमन के पास होती है जो कि फायर एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करते हैं। लू फेंग इन दोनों टैलेंट की स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा शौक होता है। लू फेंग बोलता है आज मैंने यहाँ पे बहुत कुछ अचीव किया है। इन दोनों टैलेंट को छोड़ के व्हाइट बोन रेड फायर जो कि मुझे व्हाइट बोन सेज से मिली वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाता है। लू फेंग और सीवी दोनों ही फिनिश ट्री काउंटी के अंदर आगे होते हैं। लू फेंग उन लोगों को बाय करते हुए डीमन कैचिंग ब्यूरो की तरफ जाने लगता है ताकि वो सीधे जाके मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। जो डीमन कैचिंग ब्यूरो का एरिना होता है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी होती है। वही
स्टेज के सामने 5 मार्शल आर्टिस्ट बैठे होते हैं जो कि इस कंपटीशन को जज करेंगे। और वहाँ पे जैसे वो लोग ड्रम को बजाते हैं फर्स्ट मैच स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जो फर्स्ट मैच होता है वो होता है यी जुआन जो कि 7th लेवल पे है और हे जो कि 9th लेवल पे, उनके बीच में। हालांकि यी जुआन अपने लेवल से हाई लोगों को चैलेंज करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर नहीं है इसीलिए वो सिर्फ 3 मूव के अंदर हार जाता है। ये सब देखने के बाद लू फेंग फटाफट यी जुआन के पास आता है और उसकी हेल्प करता है। यी जुआन लू फेंग को बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक लेवल को भी सरपास करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इस 9th लेवल के बंदे ने मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 मूव के अंदर हरा दिया, जबकि मैं तो 7th लेवल पे हूँ। और वही तुम जो कि 3rd लेवल पे, तुम्हारे लिए सरपास करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, भले तुम्हारी स्किल्स कितनी भी ज्यादा अच्छी क्यों ना हो। और क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइट करके रियलाइज किया है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम हाई लेवल से फाइट करके अपनी बॉडी को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाओ। तभी लू फेंग बोलता अगर मैंने कोई बात बोल दी तो मैं उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। ये सुनने के बाद यी जुआन और ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है क्योंकि यी जुआन की वजह से लू फेंग बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका है। और तभी हम देखते वापस से ड्रम बजाया जाता है और सेकंड मैच स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये जो मैच था वो था लू फेंग जो कि 3rd लेवल पे है, लिन जाओ जो कि 9th लेवल पे, उनके बीच में। जब लिन जाओ देखता है कि लू फेंग 3rd लेवल पे है तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। लिन जाओ सोच रहा होता है मुझे यहाँ फ्री के पॉइंट मिल गए। लिन जाओ काफी एरोगेंटली बोलता है चलो फटाफट से अपने वेपन को निकालो। वहीं लिन जाओ के पास एक स्वॉर्ड को देख के लू फेंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे अपने वेपन को यूज नहीं करने वाले। तभी लिन जाओ अपने दोनों हाथ को पीछे घुमा लेता है और बोलता है मुझे तुमसे फाइट करने के लिए किसी स्वॉर्ड की जरूरत नहीं। लू फेंग बोलता है लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, अगर तुम्हारे हाथ में वेपन नहीं होगा और मैं वेपन की हेल्प से जीत जाऊंगा तो तुम बाद में जाके यही बोलोगे कि मैंने अनफेयर किया। तभी लिन जाओ बोलता है तुम्हें यहाँ पे जिस भी वेपन का यूज करना तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे अटैक से मेरा एक स्टेप भी पीछे हो जाएगा तो मैं अपनी हार मान लूंगा और मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा कि तुम अनफेयरली जीते हो। क्योंकि लिन जाओ इतना बोल रहा था इसलिए लू फेंग ज्यादा जिद नहीं करता, वो अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। लू फेंग काफी जोर से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरी जो स्वॉर्ड है वो 3 फीट लंबी है और इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा हल्का है क्योंकि पूरे से वुड से बनी हुई है और उसको 1000 साल पुराने एक एम्पर के हर्ट से बनाया गया है। इस स्वॉर्ड को यहाँ पे बनने में पूरे 18 साल लगे। और वही स्वॉर्ड का नाम है वुड किंग स्वॉर्ड जो कि एक लोअर ग्रेड की मिस्टीरियस रैंक की स्पीड वेपन है। तो ब्रदर्स प्लीज इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करो। लू फेंग की अनाउंसमेंट सुनकर सारे लोग काफी जोर से हंसने लगते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं सच में लड़का काफी अजीब है, ये एक टूटी वुडन स्वॉर्ड को एक मिस्टीरियस रैंक का लोअर ग्रेड का स्पीड वेपन बोल रहा है। और अब इसकी हरकत से हमें समझ में आ चुका है कितना बड़ा मंदबुद्धि है जो इसने 3rd लेवल पे होकर इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। तभी लू फेंग लिन जाओ को बोलता है ब्रदर मेरी बात ध्यान सुनो, मैं एक मिस्टीरियस रैंक के स्पीड वेपन को यूज कर रहा हूँ तो तुम बिल्कुल भी मत बोलना कि मैं अनफेयरली जीता हूँ। और लू फेंग की बातें सुनकर लिन जाओ काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोलता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तभी लू फेंग लिन जाओ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड काफी जोर से फेंकता है, लेकिन लिन जाओ स्वॉर्ड को काफी इजीली पकड़ लेता है और बोलता है सिर्फ बच्चे वुडन स्वॉर्ड से खेलते हैं, अपनी ये बेवकूफ वाली हरकतें बंद करो, फटाफट से मेरे ऊपर अटैक करो। और उसके बाद लिन जाओ वुड किंग स्वॉर्ड को तोड़ देता है, लेकिन लू फेंग बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर उस सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी हम देखते लिन जाओ के हाथ पे कट लग गया होता है और लिन जाओ के हाथ पे लगे कट से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीं जो वुड किंग स्वॉर्ड का टूटा हुआ टुकड़ा होता है उसके अंदर से ब्लू लाइट निकलने लगती है। वहीं लिन जाओ के पैरों के पास से बहुत सारी वाइन्स निकलती है जो कि उसको पूरी तरह से घेरने लगती है। तभी लिन जाओ को रियलाइज होता है कि जो भी लू फेंग बोल रहा था वो बिल्कुल सच था और ये जो स्वॉर्ड है वो सच में एक मिस्टीरियस रैंक का स्पीड वेपन है। लिन जाओ को समझ में आ गया होता है कि उसने एक बहुत बड़ी बेवकूफी की हरकत करी, लेकिन ये सब समझने में से काफी ज्यादा लेट हो गया होता है। एक मिस्टीरियस रैंक के स्पीड वेपन को फेस करने के बाद एक 9th लेवल का एनर्जी गैदरिंग रियलम का मार्शल आर्टिस्ट कभी नहीं बच सकता, तो इसीलिए वो जितना ज्यादा वाइन से बचने का ट्राई कर रहा होता है वो वाइन उतनी ज्यादा टाइट होती जाती है। वो सारी वाइन तब तक टाइट होती रहती है जब तक लिन जाओ के मुंह से खून नहीं निकलने लगता। और तभी हम देखते हैं लू फेंग उन वाइन्स को बोलता है तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ पे रुक सकते हो। वही लिन जाओ काफी गुस्से में बोल रहा होता है लू फेंग तुम यहाँ पे अनफेयरली जीते हो। अभी लू फेंग हंसते हुए बोलता है ब्रदर आपने मुझे अलाउ किया था कि मैं यहाँ पे मिस्टीरियस रैंक के स्पीड वेपन को यूज कर सकता हूँ, तो आखिर आप यहाँ पे अब कैसे बोल सकते कि मैं अनफेयरली जीता हूँ। लिन जाओ बोलता है तुम यहाँ पे नॉनसेंस बातें कर रहे हो, आखिर कौन यहाँ भरोसा करेगा कि वुडन स्वॉर्ड मिस्टीरियस रैंक की स्पीड वेपन हो सकती है। लू फेंग बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इस मैच के स्टार्ट होने से पहले वुड किंग स्वॉर्ड को इंट्रोड्यूस करा दिया था और मैंने आपको खास कर ये बोला था कि ये एक मिस्टीरियस रैंक का स्पीड वेपन है। यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने मेरी बात सुनी है और अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। तभी जो लिन जाओ होता है वो हार मानने से मना कर देता है, लू फेंग को वापस एक और मैच के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस मैच के अंदर वो मिस्टीरियस रैंक के स्पीड वेपन को यूज नहीं करेगा। लेकिन लू फेंग यहाँ पे बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं होता, वो वुड किंग स्वॉर्ड को जजेस को दिखाता है और बोलता है क्या यहाँ पे कोई रूल है कि हम लोग स्पिरिट वेपन को यूज नहीं कर सकते। लू फेंग की ये बात सुन के वहाँ बैठी जजेस में से एक लड़की बोलती है ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया, ही फिंगुआ आखिर तुम्हें कैसा लगा। तभी हमें ही फिंगो को दिखाया जाता है जो कि मेन जज होता है, वो बोलता है ऐसा कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इस मैच का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, लू फेंग इस मैच का विनर होगा। और लिन जाओ जैसे ही वायलेंस से फ्री होता है वो वापस एक रीमैच के लिए बोलता है, लेकिन तभी उन जज में से एक ही फिंगो खड़ा होता है और बोलता है लिन जाओ क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं, एक हार हमेशा हार होती है, चलो फटाफट से पीछे की तरफ हट जाओ। लिन जाओ के पास और कोई चॉइस नहीं बचती और उसे वो स्टेज छोड़ना पड़ता है। जैसे ही लू फेंग एरिना से बाहर निकलता है ही फिंगो उसे बुलाता है, ही फिंगो बोलता है मुझे तुम्हारा स्पीड वेपन चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हें 2000 गोल्ड टेल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी लू फेंग ही फिंगो को मना कर देता है और बोलता है वुड किंग स्वॉर्ड मेरे लिए एक फैमिली की तरह है, मेरी नजर के अंदर कोई भी उसकी वैल्यू नहीं लगा सकता। अभी ही
फिंगो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो वहाँ पे लू फेंग के लिए चीजें मुश्किल करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पे फीमेल जल जाती है और बोलती है ही फिंगो आखिरकार तो मुझे मिल ही गए। वो बोलती है मैंने ऑलरेडी उस बंदे से डील कर लिया है जो कि प्राइवेट डुअल के लिए चैलेंज कर रहा था। शायद से उसका नाम लिन था। डीमन कैचिंग ब्यूरो किसी भी कलीग के ऊपर अटैक करने से मना करता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो बंदा इतना नासमझ होगा। चलो फटाफट से एरिना की तरफ चलो, नया मैच स्टार्ट होने वाला है। ही फिंगो जिसके पास कोई भी चॉइस नहीं बाकी होती, वो वहाँ पे उस लेडी के साथ चला जाता है। साथ ही में ही फिंगो सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके लू फेंग से स्पीड वेपन चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग वापस अपने रूम के अंदर आ गया होता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन कर सके। लू फेंग बोलता है हालांकि मुझे सिस्टम बहुत जल्दी मिल गया, फिर मैंने रीइनकार्नेट करने के बाद से कभी भी कल्टीवेशन सही से नहीं करी। लू फेंग को रियलाइज होता है कि अगर वो अपने रियलम को इंप्रूव कर लेता है तो काफी बड़ी मुसीबत से बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग किसी को भी कल्टीवेशन लेवल जज करते हैं। साथ में जितना ज्यादा मैं हायर रियलम में जाऊंगा उतना ही ज्यादा मेरा लाइफ स्पेन बढ़ेगा। और यही सब सोचने के साथ लू फेंग वापस से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग यहाँ पे जिस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है उसका नाम होता है प्योर ब्राइट टेक्निक। ये टेक्निक डीमन कैचिंग ब्यूरो का एक बेसिक टेक्निक है। जो भी डीमन सॉर्सर होते हैं वो अपनी फाउंडेशन इसी टेक्निक से बनाते हैं, क्योंकि जो डीमंस होते हैं उनका डार्क एट्रीब्यूट होता है, इसीलिए डीमन सॉर्सर को यहाँ पे ब्राइट एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करना पड़ता है। ब्राइट एट्रीब्यूट टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद डीमन से फाइट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लू फेंग कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर फाउंडेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लू फेंग को ये सारी बातें बिल्कुल नहीं पता थी। वो वहाँ पे कल्टीवेशन करते करते सो जाता है और नेक्स्ट डे उठता है। लू फेंग उठने के बाद बोलता है ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, कल्टीवेशन करना सच में काफी डल और बोरिंग है। उसके बाद लू फेंग सिस्टम से पूछता है आखिर तुम मेरी कल्टीवेशन लेवल को क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम बार बार मेरे एट्रीब्यूट डिफेंस या स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, क्या तुम मुझे एक बहुत बड़े मसल वाले बंदे के अंदर चेंज करना चाहते हो? तभी सिस्टम रिप्लाई करता है कि ये सिस्टम आपके कल्टीवेशन लेवल को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आपके पास रियलिटी में कोई कल्टीवेशन लेवल है ही नहीं। ये बात सुन के लू फेंग काफी चिढ़ जाता है और बोलता है सिस्टम तुम खुली आंखों से यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, मेरे पास यहाँ पे कल्टीवेशन है, मैं एनर्जी गैदरिंग रियलम के 3rd लेवल पे हूँ। सिस्टम लू फेंग को क्लेरिफाई करते हुए बोलता है एनर्जी गैदरिंग रियलम को ट्रू कल्टीवेशन नहीं होती। इस रियलम के अंदर आप सिर्फ हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हो। अगर यहाँ पे कोई बंदा इनर एनर्जी रियलम में पहुंच जाता है तो उसको अपन ट्रू कल्टीवेशन मान सकते हैं, क्योंकि इनर एनर्जी रियलम वाला मार्शल आर्टिस्ट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिफाइन करके खुद की एनर्जी में चेंज करता है। तो अगर आप एक बार इनर एनर्जी रियलम में पहुंच जाते हैं तो ये सिस्टम आपकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। लू फेंग ये बात सुन के काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है क्या यहाँ पे नेगोशिएशन करने का कोई तरीका है, लेकिन तभी वो सिस्टम लू फेंग को मना कर देता है और उसके सर पे एक टपली मारता है। अब लू फेंग यहाँ पे बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। उसको पता था कि इनर एनर्जी रियलम में पहुंचने के लिए उसको यहाँ पे सदियां लग जाएगी। वो अभी के लिए बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता और सीधे मार्शल आर्ट कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि आज यहाँ पे मार्शल आर्ट कंपटीशन का 2nd राउंड होने वाला था। जैसे लू फेंग वहाँ पे मार्शल आर्ट कंपटीशन के पास पहुंचता है तो सारे लोग वहाँ पे उसको घेर लेते हैं। 3rd लेवल पे होने के बावजूद उसके पास एक स्पीड वेपन था। सारे लोग यहाँ पे वुड किंग स्वॉर्ड के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस थे, क्योंकि डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर येलो रैंक के सॉर्सरर भी कॉमन वेपन को यूज करते हैं। सिर्फ जो मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्सरर होते हैं उनके पास एक स्पीड वेपन होता है, उनको भी जो स्पीड वेपन मिलता है वो येलो रैंक का ही होता है। और सिर्फ जब आप एक अर्थ रैंक का डीमन सॉर्सर बन जाते हो आपके पास एक मिस्टीरियस रैंक का स्पीड वेपन आ सकता है। और अगर बात की जाए अर्थ लेवल के स्पीड वेपन की तो पूरे डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, क्योंकि हेवन रैंक के डीमन सॉर्सर ली कियारिन यूज करते हैं। वहीं लू फेंग जो कि एक अप्रेंटिस डीमन सॉर्सर है अपनी एनर्जी गैदरिंग रियलम के 3rd लेवल पे है, इसके बावजूद वो एक मिस्टीरियस रैंक का स्पीड वेपन ऑन करता है। इस बात से लोग उसको काफी एडमायर करना स्टार्ट कर देते हैं। और आज जो यहाँ पे लू फेंग का ओपोनेंट था वो एनर्जी गैदरिंग रियलम के 9th लेवल पे था। उस बंदे को यहाँ पे पता था कि लू फेंग के पास एक मिस्टीरियस रैंक का स्पीड वेपन है, इसीलिए वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करेगा, इससे पहले कि वो अपने स्पीड वेपन को यूज कर पाए। वो बंदा काफी स्पीड से लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे उसका अटैक लू फेंग को लगने वाला होता है वुड किंग स्वॉर्ड के अंदर से वुडन शील्ड बाहर निकलती है और वो शील्ड इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उस बंदे की स्वॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाती। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो बंदा जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। अब क्योंकि उस बंदे को पता था कि लू फेंग को वुड किंग स्वॉर्ड प्रोटेक्ट कर रही है, उसको यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो आगे कैसे बढ़े। लेकिन लू फेंग का यहाँ पे बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि वो अपने ओपोनेंट को सोचने का टाइम देगा। लू फेंग जल्दी से अपने वाइन्स का यूज करते हुए उस बंदे की स्वॉर्ड छीन लेता है और उसके बाद बहुत सारी वाइन स्प्रेड होकर उस बंदे के पीछे लग जाती है। बहुत सारी वाइन जमीन के अंदर से भी निकलती है ताकि उसको पकड़ सके। लू फेंग समझ चुका था कि वो बंदा अब हार चुका है, इसीलिए वो उस बंदे को उसकी स्वॉर्ड लौटा देता है ताकि ये मैच यहाँ फिनिश हो सके। लेकिन स्वॉर्ड के हाथ में आते ही वो बंदा उसके पास स्नीक अटैक कर देता है, लेकिन उस स्नीक अटैक से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वुड किंग स्वॉर्ड की वाइन्स उसको एक झटके में पीछे की तरफ गिरा देती है। ये सीन देखने के बाद पूरी ऑडियंस बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। और नेक्स्ट मैच के अंदर लू फेंग इतनी मेहनत भी नहीं करता, फटाफट से अपने ओपोनेंट को अपनी वाइन्स के हाथ से पकड़ लेता है और उसको स्टेज के बाहर उठा के रख देता है। ये जो चीज थी वो उसके ओपोनेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं थी, लेकिन इससे उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई। ये सब देख के ऑडियंस काफी अजीब फील कर रही होती है। तभी हम देखते हैं लू फेंग के अगेंस्ट में एक ओल्ड मैन आता है
और बोलता है कि लू फेंग तुम्हें एक फेयर मैच करना चाहिए बिना अपने स्पीड वेपन के साथ, क्योंकि उससे तुम्हारी थर्ड लेवल की कल्टीवेशन आगे बढ़ पाएगी। लेकिन इससे पहले वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता है। लू फेंग अपनी वाइन्स की हेल्प से उस ओल्ड मैन को एरिना के बाहर उड़ा देता है और उस ओल्ड मैन को उड़ते हुए देख के लू फेंग सोच रहा होता है, लगता है ये बंदा मुझसे कुछ बोलने का ट्राई कर रहा था, मैं बहुत जोर से हवाएं चल रही थी, मैंने कुछ ध्यान से सुना नहीं। इस मैच के साथ लू फेंग बहुत इजीली टॉप 4 के अंदर जगह बना लेता है। लेकिन जो भी बाकी कंटेस्टेंट थे वो उसका ऑपोजिशन करने लगते हैं। वो सारे लोग ही फेंगो को बोलते कि यहाँ पे लू फेंग चीटिंग कर रहा है, वो एक स्पीड वेपन का यूज करते हुए सारे मैचेस को काफी इजीली जीत रहा है। अगर उसके पास स्पीड वेपन है तो हम उसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे और ऐसा ही करना था। तो इस कॉम्पिटिशन क्या मतलब, आपको डायरेक्टली उसी को येलो रैंक में भेज देना चाहिए था। ही फेंगो को ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है, इसीलिए वो अपने हुआंग नाम के स्टीवर्ड को भेजता है ताकि वो लू फेंग से डील कर सके। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था। लू फेंग अपने रूम के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी हुआंग लू फेंग के रूम के अंदर एंटर करता है और बोलता है, वो बोलता है जितने भी मार्शल आर्टिस्ट और अप्रेंटिस डीमन सॉर्सरर है वो सब हमारे पास आके कंप्लेंट करते हैं, तुम्हारा बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे लॉर्ड ही फेंगो की बात मान जाते हो, फुट किंग स्वॉर्ड को उनको दे देते हो, तो वो इस मैटर के अंदर तुम्हारी काफी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब तक तुम येलो रैंक के डीमन सॉर्सर बन नहीं जाते तक वो तुम्हें अलाउ करेंगे कि तुम इस स्वॉर्ड को यूज कर सको। जब तुम येलो रैंक के डीमन सॉर्सर बन जाओगे तो तुम्हें वो स्वॉर्ड उनको देनी होगी। उसके बदले में लू फेंग को काफी अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। वो येलो रैंक का डीमन सॉर्सर भी बन जाएगा और साथ में उसको लॉर्ड ही फेंगो का फेवर भी मिलेगा। तभी लू फेंग हुआंग की धमकी को सुनते हुए बोलता है, अगर मैं अपने स्वॉर्ड को बेचने से मना कर दूं तो मेरे साथ क्या होगा। हुआंग बोलता है ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, बस तुम वुड किंग स्वॉर्ड को इस कंपटीशन में यूज नहीं कर पाओगे, उस तरीके से तुम टॉप 4 से बाहर निकल जाओगे और येलो रैंक के डीमन सॉर्सर भी नहीं बन पाओगे और साथ में तुम यहाँ पे लॉर्ड ही फेंगो को भी डिसअपॉइंट करोगे। उसके बाद लॉर्ड ही फेंगो तुम्हारे साथ क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। तभी लू फेंग बोलता है, हुआंग जाके अपने लॉर्ड से बोल दो कि ये जो वुड किंग स्वॉर्ड है ये मेरी फैमिली की तरह है और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला, तो यहाँ पे अब कोई भी डील नहीं होने वाली, तुम यहाँ जा सकते हो। हुआंग वहां जाते हुए बोलता है, ये कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है, अब मुझे भी नहीं पता कि लॉर्ड ही इसके साथ क्या करेंगे। तभी सीन चेंज होता है, हमें मार्शल आर्ट फील्ड का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग वहाँ पे लू फेंग के नेक्स्ट ओपोनेंट के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं। तभी हमें हु बांगिंग को दिखाया जाता है जिसके कंपटीशन जीतने चांसेस काफी ज्यादा है। वो यहाँ पे एनर्जी गैदरिंग रियलम के 9th लेवल पे है। हु बांगिंग अपने इसी लेवल पे रह के एक आयरन क्लेड कॉप्स को मार चुका है और एक आयरन क्लेड कॉप्स का लेवल इनर एनर्जी रियलम पे होता है। लेकिन उसकी किस्मत काफी ज्यादा खराब थी कि वो इस बार लू फेंग के अगेंस्ट में है। लेकिन तभी इससे पहले कि मैच स्टार्ट होता है, हु बांगिंग जजेस को बोलता है, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। लू फेंग यहाँ पे रूल्स के अंदर के लूप होल्स का यूज करते हुए, स्पीड वेपन का यूज करते हुए चीटिंग कर रहा है। इस तरीके से ये जो कंपटीशन ये बिल्कुल एक मजाक बन चुका है। यहाँ पे ये कंपटीशन इसलिए रखा गया था कि जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा डिजर्विंग हो उसी को येलो रैंक डीमन सॉर्सर बनाया जाए। लेकिन ये जो बंदा ये स्पीड वेपन का यूज करते सबको हरा रहा है। यहाँ पे इस बंदे का बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये यहाँ पे येलो रैंक का डीमन सॉर्सर बनता है तो उस पोस्ट की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए मैं जजेस को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लू फेंग का स्पीड वेपन यूज करने से मना कर दे ताकि हम लोग इस कॉम्पिटिशन के अंदर फेयरनेस डिजर्व करे। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते ही फेंगो बोलता है, क्या लू फेंग को यहाँ पे कुछ भी बोलना है। लेकिन तभी लू फेंग यहाँ पे बोलता है कि मैंने स्पीड वेपन का यूज इसलिए किया ताकि मैं तुम सभी लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ सकूं। तो तुम लोग को यहाँ पे क्या लगा कि मैं सिर्फ स्पीड वेपन की हेल्प से जीत रहा हूँ। मेरे पास स्पीड वेपन है जरूर लेकिन मैं इसके ऊपर रिलाई नहीं करता। लू फेंग की बात सुनकर सारी ऑडियंस वहाँ पे हंसने लगती है, बोलती क्या हमने कुछ गलत सुन लिया। उसके कहने के हिसाब से वो बिना स्पीड वेपन के भी जीत सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी लगता है कि वो स्पीड वेपन के बिना कुछ भी है। और लू फेंग ऑडियंस के हंसने को नजरअंदाज कर देता है। लू फेंग वुड किंग स्वॉर्ड को साइड में रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी अपनी एनर्जी गैदरिंग रियलम पे इनविंसिबल बन चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे जीतने के लिए स्पीड वेपन की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद ही फेंगो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी स्पीड वेपन का यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपको यहाँ पे यूज ही करना है तो नॉर्मल वेपन का यूज करो और इस कॉम्पिटिशन को फेयरली जीतो। ये सुन के सारी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हु बांगिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब मैं बहुत इजीली फाइनल्स में पहुंच जाऊंगा। मेरे सामने यहाँ पे जो ओपोनेंट है वो सिर्फ 3rd लेवल के एनर्जी गैदरिंग रियलम पे है और यहाँ तक कि वो अपनी स्वॉर्ड भी साइड में हटा देता है और बोलता है, लू फेंग मैं तुम्हारे ऊपर अपनी फिस्ट अटैक करूंगा। हम देखते हैं उसकी जो फिस्ट होती है वो सीधे लू फेंग के सर से टकराती है। लेकिन वही नेक्स्ट सेकंड हु बांगिंग के हाथ की सारी हड्डियां टूट जाती है और उसके वहाँ पे हाथ टूटने की वजह से वो वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाता है। ये सीन देख के ही फेंगो भी काफी शॉक हो गया होता है। वो अपनी सीट से उठता है और सोचता है मुझे यहाँ भरोसा नहीं हो रहा कि लू फेंग ने आयरन क्लॉथ रोप को मास्टर कर लिया है। तभी वो जो लेडी जज होती है वो बोलते हैं, सच में तुम एक एडमायर करने लायक इंसान हो। मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस वर्ल्ड के एक्सटर्नल कल्टीवेशन के अंदर एक जीनियस बैठा है। वही जो ऑडियंस होती है वो काफी एक्साइटेड हो गई होती है क्योंकि लू फेंग जो कि एनर्जी गैदरिंग रियलम के 3rd लेवल पे होता है वो एक 9th लेवल के बंदे के पंच को काफी इजीली झेल पाता है। यहाँ तक कि उसके फेस के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता। वहीं जो हु बांगिंग होता है वो अपने पेन को कंट्रोल करते हुए वापस से खड़ा होता है और जिस स्वॉर्ड को उसने जमीन के ऊपर रख दिया था वो उसको वापस से उठा लेता है। वो तभी लू फेंग के ऊपर काफी जोर से अटैक करता है। लेकिन वहीं काफी ज्यादा शॉक की बात होती है कि लू फेंग उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और सिर्फ थोड़ा सा जोर लगाते लू फेंग के हाथ से वो स्वॉर्ड टूट जाती है। तभी लू फेंग हु बांगिंग को बोलता है, क्या तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हुआ कि हमारे बीच में स्ट्रेंथ का गैप कितना ज्यादा है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपनी रियल पावर का यूज करूँ क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह
से खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात था, तुम मेरे जैसे थर्ड लेवल वाले से हार गए तो आखिर तुम खुद को कैसे समझाओगे कि तुम पावरफुल हो? अगर मैं यहाँ पे स्पीड वेपन से जीता होता तो तुम्हें यही लगता कि मेरी रियल पावर स्पीड वेपन है। कम से कम तुम्हारे कॉन्फिडेंस खत्म तो नहीं हुआ होता। और लू फेंग इसे डीमन से फाइट करने के बाद हु बांकिंग बोलता है, मैं यहाँ बिल्कुल भी हारा नहीं हूँ, तुम बस फिजिकली टफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत गए। अब लू फेंग इन सारी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है, इसीलिए वो हु बांकिंग का सर पकड़ता और जमीन के अंदर मार देता है। यहाँ तक कि उस फोर्स की वजह से जमीन भी टूट जाती है। इसी के साथ ही हु बांकिंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। लू फेंग अपने कपड़े के ऊपर से डस्ट को हटाते हुए बोलता है, फटाफट से यहाँ पे स्टीवर्ट को बोलो कि वो रिजल्ट को अनाउंस करे। और इसी के साथ ही लू फेंग बहुत इजीली ये मैच को भी जीत जाता है। और वहीं जब लू फेंग जा रहा होता है तो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट बाय मामिंग उसको देख रहा होता है और सोच रहा होता क्या मेरा स्पेयर उसकी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी डाल पाएगा। और ये सीन देखने के बाद ही फिंगर्स को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा होता। उसके बाद वो बाय मामिंग के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो कि तुम नेक्स्ट मैच के अंदर लू फेंग को हरा पाओगे? बाय मामिंग बोलता है कि ये मैच देखने के बाद मेरी स्पीड पूरी से खत्म हो चुकी है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लू फेंग की बॉडी को मेरे स्पेयर स्क्रैच भी दे पाएगा नहीं। और तभी ही फिंगर लू फेंग को एक स्पेयर देता है जिसका नाम होता है फेसिंग द फिनिक्स। ये जो वेपन होता है ये येलो ग्रेड का लोअर रैंक का स्पीड वेपन होता है, जिसे आज तक ही फिंगर ने कभी भी पब्लिक के अंदर यूज नहीं किया। बाय मामिंग को यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ही फिंगर क्या चाहता है। ही फिंगर बाय मामिंग को बोलता है, जैसा एरोगेंट और बेकार बिहेवियर लू फेंग का है, वो लोगों के लिए एक बहुत ही बेकार येलो रैंक का डीमन सॉर्सर बनेगा। और मैं तुम्हें ये स्पेयर इसलिए दे रहा ताकि इसकी हेल्प से तुम बहुत इजीली उसके ऊपर अटैक कर पाओगे। इस स्पेयर के बाद ये मैच बिल्कुल भी एक तरफा नहीं रहेगा। बाय मामिंग इस वेपन के लिए ही फिंगर को थैंक यू बोलता है और सोचता लगता है मेरी किस्मत काफी अच्छी है जो मुझे ये वेपन मिल पाया, मेरे पास एक चांस है कि मैं येलो रैंक का डीमन सॉर्सर बन सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से बाय मामिंग को कुछ याद आता है और वो बोलता है, स्पीड वेपन का यूज तो कॉम्पिटिशन के अंदर बंद हो चुका है ना, इसका मतलब मैं वहाँ पे सब लोग के सामने इस रूल को वायलेट करूंगा। तभी ही फिंगो हंसते हुए बोलता कि स्पीड वेपन का यूज करने के लिए सिर्फ वहाँ पे लू फेंग को मना किया गया है। बाय मामिंग यहाँ पे काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है, सोचता है ही फिंगो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि वो यहाँ पे चीटिंग करे। हालांकि वो यहाँ पे जज के अप्रूवल के साथ बहुत इजीली इस वेपन को यूज कर पाएगा, लेकिन इस तरीके से उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ पे वो दो चीजों के बीच में बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। एक तरफ तो वो बहुत इजीली येलो रैंक का डीमन सॉर्सर बन सकता है, लेकिन वहीं उसके बदले में उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और वहीं बाय मामिंग उस बात के लिए एग्री कर जाता है और डिसाइड करता है कि मुझे रेपुटेशन का क्या करना है, मैं कैसे भी करके यहाँ पे येलो रैंक का डीमन सॉर्सर बन के रहूंगा। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है, लू फेंग मैच के लिए अरीना के अंदर आ गया होता है और जैसे ही वो स्टेज के ऊपर एंटर करता है सारे लोग का ध्यान उसी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लू फेंग ने एनर्जी गैदरिंग रीजन के 9th लेवल वालों को हराया है तो सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग आयरन क्लोथ रोप को कल्टीवेट करेंगे। तभी हम देखते जैसे ही बाय मामिंग आता है, लू फेंग बोलता है, बाय मामिंग क्या यहाँ पे तुम फाइट करना चाहोगे या फिर तुम अपनी हार मान के इस मैच को यहीं पे खत्म करना चाहोगे? बाय मामिंग बोलता है, लू फेंग तुम्हें इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे खुद को ऐसा मानते हो कि तुम्हारे डिफेंस को कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यहाँ पे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैंने यहाँ पे खुद की एक गन टेक्निक को डेवलप किया है जो कि तुम्हारी बॉडी को पक्का असर डाल पाएगी। अगर तुम इसकी एक स्ट्राइक भी झेल जाते हो तो मैं पक्का अपनी हार मान जाऊंगा। लू फेंग बाय मामिंग की बात सुनने के बाद बोलता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो अपनी शर्ट खोलता है और बोलता है, देखो यहाँ पे मेरे चेस्ट के ऊपर अटैक करना, और मैं यहाँ पे अपने कपड़े इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कपड़े कहीं ना फट जाए। ये देखने के बाद बाय मामिंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, लेकिन वही जो लू फेंग होता है वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई टेक्निक हो जिससे वो मेरी बॉडी के आर पार उस पेयर को कर दे। तभी हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो जाता है। बाय मामिंग फेसिंग द फिनिक्स पेयर को यूज करते हुए लू फेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखने के बाद ऑडियंस बोलती है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? उन लोगों ने लू फेंग को स्पीड वेपन यूज करने से मना किया, वहीं बाय मामिंग को अलाउ किया कि वो स्पीड वेपन को यूज कर सके। ये बात सच में रियलिटी में अनफेयर है। हम देखते हैं वो अटैक होने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। बाय मामिंग अपने स्पेयर को लेकर काफी ज्यादा घमंड में खड़ा होता है क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि वो पक्का से जीत गया होगा, लेकिन जब वहाँ पे फ्लेम्स गायब होती है तो लू फेंग वहाँ पे कोई भी हार्म नहीं हुआ होता। लू फेंग वहाँ पे गोल्डन बेल शील्ड के अंदर खड़ा होता है। ऑडियंस ये देख के काफी सरप्राइज हो गई होती है और बोलती है, ये गोल्डन बेल शील्ड है जो कि अपने फुल फॉर्म में है। तभी हमें समझ में आ गया कि एक स्पीड वेपन से भी लू फेंग कैसे बच गया। सच में एक फुल्ली मास्टर्ड आयरन क्लोथ रोप के साथ फुल्ली मास्टर्ड गोल्डन बेल शील्ड लू फेंग की बॉडी को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है कि कोई भी येलो रैंक का स्पीड वेपन उसके सामने कुछ भी नहीं। लू फेंग शांति से बोला था, यही तुम्हारी सेल्फ डेवलप गन टेक्निक थी, यहाँ पे एक स्पीड वेपन को यूज करके तुम इसको सेल्फ डेवलप कहते हो। लू फेंग को बिल्कुल ठीक देख के बाय मामिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो अपने स्पेयर से लू फेंग के ऊपर वापस स्टैप करता है, लेकिन लू फेंग की गोल्डन बेल शील्ड से टकराने के बाद वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। लू फेंग इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और बोलता है, क्या तुम्हें मुझे स्टैप करने में मजा आ रहा है? ये सब देख के बाय मामिंग काफी ज्यादा डर गया होता है और लू फेंग को देखने लगता है, और बाय मामिंग कैसे देखने की वजह से लू फेंग काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया होता है। लू फेंग बोलता है, आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तभी बाय मामिंग को याद आता है कि लू फेंग ने उसको बोला था कि वो उसके चेस्ट पे अटैक करे, इसका मतलब पक्का उसके चेस्ट के पास कुछ ना कुछ पावर लगी हुई है, और वो सब उसने इसलिए बोला था कि वो उसको धोखा दे सके। और उसके बाद बाय मामिंग डिसाइड करता है कि वो लू फेंग के पेट के ऊपर अटैक करेगा। हालांकि लू फेंग उसके स्पेयर को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है, और उसके 2 उंगलियों से स्पेयर पकड़ने की वजह से बाय मामिंग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। लू फेंग बोलता है कि तुम कहाँ पे स्टेप करो, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें चेस्ट एरिया पे स्टेप करना है। और ये बोलने के बाद लू फेंग थोड़ा सा फोर्स लगाता है और उसके हाथ से उसके स्पेयर को छीन लेता है,
और उसके बाद उस पेयर को उस एरिना से बाहर फेंक देता है। और ये देखने के बाद ऑडियंस का इंटरेस्ट उस मैच से हट जाता है और सारे लोग फटाफट स्पीड वेपन को लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ही फिंग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया तो सोच रहा होता है यहाँ पे इस कमीने की वजह से मेरा स्पीड वेपन भी चला गया। अब उसको यहाँ पे वुड किंग स्वॉर्ड नहीं मिली और साथ में फेसिंग द फिनिक्स भी चली गई। उसके बाद ही फिंग वहाँ पे कुछ एक्सक्यूज बना के उस एरिना से चला जाता है। तभी बाय मिमिंग लू फेंग से बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे चेस्ट में कोई ना कोई दिक्कत है, वरना आखिर तुम मुझे कहीं और स्टेप क्यों नहीं करने दे रहे। लू फेंग बोलता है स्टेप करना, क्या तुम्हें इसके सिवा कुछ आता भी है? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरे चेस्ट पे इसलिए अटैक करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कपड़ों को फाड़ दो। और ये बोलने के बाद लू फेंग बाय मिमिंग की हालत खराब कर देता है। उसने बाय मिमिंग को इतना मारा होता है कि उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही होती। और तभी बाय मिमिंग को समझ में आ जाता है कि लू फेंग ने उसको इसलिए अटैक करने से मना किया ताकि यहाँ पे उसके कपड़े बिल्कुल भी ना फटे। और अब क्योंकि लू फेंग फाइट करते करते काफी ज्यादा थक गया होता है तो वो वहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन क्योंकि बाय मिमिंग के पाँव उसके कपड़ों के ऊपर होते हैं इसीलिए लू फेंग के कपड़े फट जाते हैं। और अब ये जो सिचुएशन थी और ज्यादा खराब हो चुकी थी। बाय मिमिंग जानता था कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो चुपचाप सरेंडर कर देता है। लेकिन उसके सरेंडर करने से पहले लू फेंग का पंच उसके फेस के पास आता है और वो सेरेना से उड़ते हुए भाग की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पे रेफरी अनाउंस करता है कि लू फेंग इस मैच को जीत चुका है। तो अब येलो रैंक डीमन सॉर्सर की पोस्ट लू फेंग को ही मिलेगी। तभी वो लेडी जज और हुआंग दोनों ही उसको येलो रैंक के डीमन सॉर्सर के इक्विपमेंट देते हैं और उस इक्विपमेंट के अंदर गूस फेदर ब्लेड और सॉर्सरर टोकन होता है। तभी हमें गूस फेदर ब्लेड के बारे में बताया जाता है। ये ब्लेड भले एक स्पीड वेपन ना हो लेकिन इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा हाई है। इसके अंदर यहाँ पे एक छोटी सी फॉर्मेशन बनाई गई है। वहीं वो जो टोकन है वो येलो रैंक के डीमन सॉर्सर की आइडेंटिटी है, लेकिन उसके अंदर एक फॉर्मेशन है जो कि डीमन के डेथ ऑरा को कैप्चर करता है। तभी उसका होल्डर किसी डीमन को मारेगा तो वो उसको अपने आप काउंट कर लेगा। और ये सारे आइटम देने के बाद लेडी जज वहां चली जाती है और वो लेडी जज बोलती है हुआंग तुम्हें आगे की चीज समझा देगा। फिर हुआंग आगे बढ़ते उसे येलो रैंक डीमन सॉर्सर के बेनिफिट बताता है। हुआंग बताता है कि येलो रैंक का डीमन सॉर्सर बनने की वजह से उसे एक प्राइमोडियल पिल मिलेगी और उसे स्क्रिप्चर वर्ल्ड पवेलियन के सेकंड फ्लोर पे जाने का मौका मिलेगा ताकि वो अपने लिए एक मार्शल आर्ट बुक को चूज कर सके। तभी हमें स्क्रिप्चर वर्ल्ड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहली बार सेकंड फ्लोर पे आया होता है। वहाँ पे इतनी सारी मार्शल आर्ट बुक को देखने के बाद लू फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कौन सी बुक को चूज करे। फिर वो अपनी आंखों को बंद करते हुए रैंडमली एक बुक को चूज करता है। उस बुक को चूज करने के बाद लू फेंग अपनी आंखें खोलता है। उस बुक को देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है तुम्हें यहाँ पे किसी और बुक को चूज करना चाहिए क्योंकि ये बुक काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब इसका क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।